Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. Today we are going to discuss Air University एंड गेम। आज हम एंड गेम एयर यूनिवर्सिटी के डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एयर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर जो आप लोगों का लाइव चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब इस लेक्चर के अंदर हम किस किस को कवर कर रहे हैं? हम एक तो एयर यूनिवर्सिटी का मुकम्मल कवर कर रहे हैं, साथ में हम कॉम सेट्स अगर आप लोग देना चाहते हो वो भी कवर होगा, साथ में अगर आप NTS नेट के अंदर अप्लाई कर रखा है उसकी भी फुल फ्लैज आपकी प्रिपरेशन होगी, साथ में बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है तो उसकी मुकम्मल प्रिपरेशन होगी। तो थिंग इसके आप लोगों की ये वाली जो कॉम सेट्स NTS नेट बहरिया और एयर यूनिवर्सिटी है, ये फुल फ्लैज हो जाएंगे। आप जो बैच के स्टूडेंट हैं, आप बैच के स्टूडेंट को पता है आप लोगों का जो बैच है वो प्रॉपर फ्लो में चलता जाएगा। ऐसे फ्लो में चलता जाएगा, जहां पे कोई यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ जाएगा उसकी आप लोगों की स्पेशल क्लासेस हो जाएंगी, फिर आप लोगों का बैच चलता जाएगा, फिर किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ गया उसकी चलती जाए आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी। जैसे आगे NET 4 आ गया तो उसकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद ECAT आ गया उसकी स्पेशल क्लासेस थिंग इसके बैच आपका स्मूथली चलता जाएगा। और ये बैच एंड कब तक होगा? ये आप लोगों का NET 4 और ECAT से पहले पहले पूरा खत्म हो जाएगा। NED से पहले, मेहरान से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको बैच के अंदर क्या करवाया जाता है? बैच में आपको सारी प्रिपरेशन ही करवाई जाती है ना, जो डेली आपकी क्लासेस होती हैं, फिजिक्स की, मैथ्स की, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, तो आपकी इन सारी यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन की क्लास होती हैं। लेकिन ये एक स्पेशल क्लास क्यों रखी गई? ताकि एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट करीब आ गया तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। आई होप कि मैंने आप लोगों को सबके आंसर कर दिए हुए हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने अब मुझसे प्रॉमिस करना है, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आप ये सारा लेक्चर एंड तक सुनेंगे ना, आप लोगों को पता ही है ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जो लाइव क्लास आप लोग स्टूडेंट हैं, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि ये लाइव लेक्चर आप लोगों ने पूरा सुनना है। प्रॉमिस करें, प्रॉमिस का मैसेज आना चाहिए। प्रॉमिस करें, प्रॉमिस करें आप लोग। और एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से करता हूं। मेरा प्रॉमिस आप लोगों से ये है कि आप लोगों के एयर यूनिवर्सिटी NTS नेट में 100% फुली आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप लोग इसके अंदर एक्टिव होके बैठेंगे, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस लेक्चर को पूरा सुनना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सारी ये जो चीज़ें हैं ये मैं फुल कवर आपको करवा दूंगा। अपने जो मार्क्स हैं और रिव्यूज आके नंबर आप लोगों को पता ही है, इस पे आप लोगों ने शेयर करने हैं, आके बताने हैं कि किस तरह का आपका टेस्ट हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का सारा कुछ कवर होगा। ठीक है, ओके जी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर हम फर्दर टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आप एयर यूनिवर्सिटी के बारे में फर्दर जानना चाहते हो ना, तो आप लिखो एयर यूनिवर्सिटी डिटेल बाई पास एजुकेशन सिस्टम, सुन लेना। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, लेक्चर आपका लेंथी ना हो जाए, ठीक है ना। तो वो मैं आपको डायरेक्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ, वो यूट्यूब पे जाके अलग से सुन लेना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है। तो टेस्ट के पैटर्न के अंदर अगर हम बात करें ना, तो बिल्कुल नेट बेस पे होता है। नेट बेस पे मतलब क्या? एक आपका होगा सब्जेक्ट पोर्शन। अब सब्जेक्ट पोर्शन आप सबका अलग अलग होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर तो हो प्री मेडिकल के स्टूडेंट, तो प्री मेडिकल वालों का क्या होगा? बायो होगी, साथ में फिजिक्स होगा और साथ में केमिस्ट्री होगी। अगर तो हो प्री इंजीनियरिंग वाले, तो प्री इंजीनियरिंग वालों का क्या होगा? ये जिन्होंने A लेवल में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, तो आपका भाई होगा मैथ का पोर्शन, आपको होगा फिजिक्स, आपको होगा केमिस्ट्री का पोर्शन। अगर तो हो ICS वाले, ये इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आपका होगा मैथ का पोर्शन, आप लोगों का होगा फिजिक्स का पोर्शन, आप लोगों का होगा कंप्यूटर साइंस का पोर्शन। तो ये सब्जेक्ट पोर्शन आप लोगों का कवर होगा। तीन और चीजें होती हैं, क्या क्या? एक होगा इंग्लिश का पोर्शन, हर एक के लिए होगा। एक होगा आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन। अब ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन भी सबके लिए होगा, याद रहे। और एक होगा एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन। तो ये सारे आप लोगों के लाजमी तौर पे पोर्शन होंगे। यानी कि जो आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन है ये भी आप सबके लिए होगा, जो आपका क्वांटिटेटिव का पोर्शन है ये भी आप सबके लिए होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपका क्वांटिटेटिव का पोर्शन ना हो। इसके बाद आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन भी सबका होगा। तो ये वाले पोर्शन तो सबके होंगे ही होंगे। उसके बाद आप लोगों का साथ फिजिक्स का पोर्शन इधर भी है, साथ फिजिक्स का पोर्शन इधर भी है, साथ ICS में भी फिजिक्स है। लेकिन अब इसमें चेंजिंग्स कहाँ पे आएंगी? आपका बायो है मेडिकल वालों का, इंजीनियरिंग और ICS वालों का मैथ है इसकी जगह पे। उसके बाद बाकियों का केमिस्ट्री है इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों का, जबकि ICS वालों का कंप्यूटर साइंस आ जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें फुल कवर हुई होंगी। आपका 100 मार्क्स का ये पूरा टेस्ट होता है, इसके बारे में बड़ी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको जाके सुनिएगा। एयर यूनिवर्सिटी के बारे में मोहब्बत पैदा होगी, आपको लव होगा आपको एयर यूनिवर्सिटी के बारे में, कि एयर यूनिवर्सिटी के BS प्रोग्राम्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को हो जाएगा। डन है। तमाम चीजें जो मैंने आप लोगों को कवर करवाई हैं, सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई हुई हैं कि कैसे आप लोगों ने क्या क्या चीजों को देख के रखना है। तो लाजमी तौर पे इन तमाम चीज़ों को आप लोग नोट रखें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा देने वाली। ओके जी। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास अब इसकी प्रिपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें फुल कवर हैं। ओके जी।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट पोर्शन को। ओके जी, सब्जेक्ट पोर्शन में आप लोगों को पता ही है। अब ये सब्जेक्ट पोर्शन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी कवर होंगी, एयर पहले नंबर पे, फिर एनटीएस, नेट, कॉमसर्स, बैरियर, एनयूटेक या बाकी इसके रेलिवेंट अगर यूनिवर्सिटीज हैं। तो आए जरा अब इनको स्टार्ट करते हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज हैं इनको हम कवर करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का करते हैं। फिजिक्स का ना तो मैं खुद आपको तैयार करवाऊंगा, अभी बाकी एमसीक्यूज लिखे लिखाए हैं उसके ऊपर हम सोल्यूशन करते जाएंगे। अब फिजिक्स के अंदर अब क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनते जाओ। आपके फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। नंबर वन, सिलेबस पहले देखो। आपके मैट्रिक के फिजिक्स के अंदर से भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और इंटर के अंदर भी, यानी जो आपने एफएससी के अंदर पढ़ रखा, केपी के बोर्ड में पढ़ रखा, ए लेवल में पढ़ रखा, वो सारा पूछा जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, 11 के भी 12 के भी, जरा आए उनको हम एस करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे 11 फिजिक्स की। तो 11 फिजिक्स में सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यूनिट्स के बारे में आएंगे। अब यूनिट्स किसके बारे में, जनरल यूनिट्स आपके आएंगे। तो जितने आप लोगों के पास फिजिक्स में आपने पढ़ा ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, अब कुछ है फेमस, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, टेस्ला होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, और इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये ध्यान से सुनते जाओ, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर भी होता है। तो ये सारे यूनिट्स इनमें से पूछा जाता है। उसके बाद आपसे फ्लक्स का यूनिट पूछा जाता है जो कि वेबर होता है, या इसका यूनिट न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है। उसके बाद आपसे कैपेसिटेंस का यूनिट पूछा जाता है जो कि फेरिड होता है। उसके बाद करंट का यूनिट पूछा जाता है जो कि एम्पेयर होता है। तो ये सारी चीजों को याद रखते जाना है आप लोगों ने। ओके। उसके बाद हमसे पूछे जाते हैं ये रेजिस्टेंस का यूनिट, जिसका सॉरी, जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का यूनिट हमसे पूछा जाता है। तो कंडक्टेंस का याद रख लो, क्या होता है, पर ओहम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेजिस्टिविटी हमारे पास। और रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है, आर इज इक्वल रो एल अपॉन ए। तो रो इज इक्वल आर ए अपॉन एल। तो याद रखिएगा रेजिस्टिविटी हमारे पास, इसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। उसके बाद ओम्स लॉ के अंदर से हमारे पास पूछा जाता है वी इज इक्वल आई आर। तो इसमें कांस्टेंट क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस तरह के यूनिट्स के रिलेटेड या उनके फॉर्मूलाज के रिलेटेड आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें कि वर्क के बारे में पूछा जाता है, वर्क का यूनिट जाउल होता है, एनर्जी का यूनिट भी जाउल होता है या किलो वाट आवर होता है। याद रख लो, जो किलो वाट आवर है ये किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। जो चीजें बता रहा हूं नोट करते जाओ अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पूछा जाता है पावर के बारे में कि पावर और क्या होते हैं, फार्मूलाज है। एक तो यूनिट्स आ गया, दूसरे नंबर पे फार्मूलाज आ जाते हैं। अब वो फार्मूलाज किस किस तरह के आ जाते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है एम वी स्क्र अपॉन आर, और एक आ जाता है एम आर ओमेगा स्क्र। पावर के बारे में आ जाता है एफ डॉट वी, और एक पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, या एम जी एच अपॉन में टाइम। इस तरह की चीजें आप लोगों की पूछी जाएंगी। अच्छा जी, यूनिट्स के और फार्मूलाज के बारे में। उसके बाद फर्दर हम मूव करें तो हमारे पास फर्दर आ जाते हैं फार्मूलाज के बारे में, जो ये बेसिक बेसिक आप लोगों ने पढ़ा है वो कुछ आपको पता ही होंगे। फिर आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप लोगों की चीजें पूछी जाती हैं। अब इसके बारे में छोटा सा रूल याद रखना है, अगर तो जीरो लेफ्ट साइड पे तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर तो जीरो राइट साइड पे आ जाए तो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, एक सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो दरमियान में आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर जीरो पॉइंट के बाद आ जाए तो भी सिग्निफिकेंट होगा। आई एम डन विद दिस वन। उसके बाद आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस आ जाती हैं, जैसे एटो आपको पता ही है 10⁻⁻18 होता है। फेम्टो या फर्मी आपको पता ही है 10⁻⁻15 के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास पीको आप लोगों को पता ही होगा 10⁻⁻12 होता है। उसके बाद हमारे पास माइक्रो 10⁻⁻6 है, मिली आपके पास 10⁻3 है, मेगा आपके पास 10⁻6 है, और किलो आपके पास 10⁻3 है। यहां से चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर से आप लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर से आती हैं। अब इसका टेस्ट का जो सब्जेक्ट पोर्शन है कोई इतना एडवांस लेवल का नहीं होता है, वो मैं आपको सारी चीजें बताता जाता हूं। यही तो रेलिवेंसी है ना, कि रेलिवेंट आप चीजें पढ़ के जाएंगे तभी आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अब जैसे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर से सिंपल सी चीजें हैं। पहले क्रॉस को देखो, ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा ना, वो आता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। याद रखिएगा ये पूरे का पूरा आंसर ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। और अगर आई क्रॉस जे करोगे तो वो के कैप के इक्वल होता है, जे क्रॉस के करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, आई कैप के इक्वल होगा। और अगर आप यहाँ पे के क्रॉस आई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जे कैप के इक्वल होगा। तो ये याद रखना आप लोगों ने। यानी इसमें आप एक सर्कल सा बना लें, अगर तो यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। अगर तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। उसके बाद डॉट में याद रखिएगा आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर, तो ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह जे डॉट जे किसके इक्वल होगा, जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है। के डॉट के भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। याद रखिएगा अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, याद रख लें, ठीक है। और जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो तो किसको आप यूज करेंगे, कोसाइन ऑफ थीटा को यूज किया जाएगा। ये आपके वेक्टर के बारे में कुछ चीजें थी। उसके बाद फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर के अंदर से आपके पास इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक और
इन इलास्टिक कुलायन। अब उसके अंदर से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? इलास्टिक कुलायन में आपको पता है एवरीथिंग इज कंजर्व, इसमें बॉडी सारी की सारी चीजें कंजर्व है। और किसके लिए ये ज्यादा बेस्ट होता है? ये होता है हार्ड और सॉलिड के लिए। यानी हार्ड और सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो परफेक्टली कंजर्वेटिव बना रहे होते हैं कुलायंस को। कंजर्व वो इलास्टिक कुलायन उनकी होती है। और जो इन इलास्टिक कुलायन होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। जबकि जो मोमेंटम है और जो टोटल एनर्जी है, ये दोनों फैक्टर्स कंजर्व रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास वर्क वाला चैप्टर आ जाता है, वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर आ जाता है। अब इसमें पावर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क अपॉन टाइम यहां से पूछा जाता है। उसके बाद कुछ ग्राफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो आप समझ लें। अगर तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उसकी स्लोप किसको बताती है? एक्सेलरेशन को बताती है। और उसका एरिया अंडर द कर्व किसको बताता है? डिस्टेंस को बताता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें वर्क और टाइम के दरमियान में, तो इसकी स्लोप किसको बताएगी? पावर को बताएगी। उसके बाद वर्क डन हमारे पास फर्दर इक्वल होता है mgh/में t, इसको भी आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है यूनिट्स के बारे में, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पावर का क्या होता है? किलो वाट पर आवर होता है। और ये याद रखिएगा, किलो वाट पर आवर ये किसका होता है? पावर का यूनिट। और इसी तरह जो किलो वाट आवर है, ये किसका यूनिट होता है? ये एनर्जी का यूनिट होता है। गॉट इट? उसके बाद आप लोगों से सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी उसमें पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? एंगुलर मोमेंटम उसका क्या रहने का चांस है कि वो कांस्टेंट होगा। और इसको कौन कॉज करता है? इसको टॉर्क कॉज करता है, ये भी याद रखिएगा। टॉर्क का सेम इफेक्ट होता है जो कि लीनियर मोशन में फोर्स का इफेक्ट होता है। उसके बाद बर्नौली कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर से जस्ट उसको रीड करना है। एसएचएम के अंदर से आपसे पूछा जाता है सेकंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? दैट इज 0.5 हर्ट्स, क्योंकि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 0.5 हर्ट्स। गॉट इट? उसके बाद आप लोगों से वो नहीं, उसकी लेंथ वगैरह 0.99 वो 3 मीटर वगैरह नहीं पूछी जाएगी। डायरेक्ट आप लोगों से उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे बिल्कुल ये आपको बाद में सारी चीजें आ जाएंगी नेट के। हाँ जी, एडवांस में इस तरह के आए थे ना, ये वाली चीजें इसी तरह की आएंगी, अब इनको सुनते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के पास वेव वाले चैप्टर में से आ जाता है, वेव्स किसको कैरी करती हैं? एनर्जी को कैरी करती हैं, विदाउट एक्सपोर्टिंग मैटर, यानी मैटर को ये एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं। उसके बाद आपके पास वो उसमें से आ जाता है वाईडीएससी में से, बड़ा सिंपल। अब देखो भाई, वाईडीएससी पढ़ पढ़ के थक चुके हैं एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर एयर में आएगा तो वो इस तरह आता है कि सेंट्रल स्पॉट क्या होता है? दैट इज ब्राइट। और सेंट्रल स्पॉट किसकी जगह पे बनता है? जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव होती है वहां पे क्या बनता है? वहां पे डार्क स्पॉट हमारे पास बनता है। इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद क्या हमारे पास मैकेनिकल वेव की पोलराइजेशन पॉसिबल है? सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, क्या मैकेनिकल वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। तो पोलराइजेशन सिर्फ किसको किया जा सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको गुजरने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कैसे करती हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रेवल करती हैं। सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 9 और 10। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर से कि किसकी एफिशिएंसी कितनी है? पेट्रोल इंजन की 25 to 30% होती है, डीजल इंजन की 35 to 40% होती है, और जो कार्नो इंजन है उसकी नियरली 100% होती है। अगर उसकी एफिशिएंसी 100% बनाना चाहते हो तो उसका सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन पे सेट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी एफिशिएंसी 100% आती है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड ईयर को। अब याद रखिएगा सेकंड ईयर के अंदर से क्या क्या पोर्शन आपसे पूछे जाएंगे? चैप्टर 12 कैपेसिटर में से सिंपल इज दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अगर क्यू नहीं गिवन है, फॉर एग्जांपल आपसे सी पूछा जाता है और वो आ जाता है क्यू अपॉन वी, और आपको क्यू नहीं पता है, तो क्यू किधर से फाइंड आउट करेंगे? एक तो एन ई से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी भी होता है करंट के फार्मूला से, बिकॉज एज यू नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी आ जाता है। उसके बाद ये करंट वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद आप लोगों से ये पूछा जाता है अगर आर सी की वैल्यू हमारे पास लार्ज है तो मुझे बताओ आपके पास चार्जिंग स्लो होगी या फास्ट होगी? तो आर सी यानी टाइम हमारे पास ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्लो चार्जिंग है, स्लो चार्जिंग होगी। अगर आर सी का वैल्यू हमारे पास स्मॉल आ रहा है तो इसका मतलब है आर सी इक्वल टू टी होता है, टाइम कम लग रहा है, तो इसका मतलब है चार्जिंग फास्ट हो रही है। तो ये याद रखना है, सही से बताएं। यस विद रेड हर्ट, नो विद ब्लैक हर्ट। फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हर्ट्स बना के भेजें एक दफा, बताएं मुझे। यहां तक थक तो नहीं गए आप लोग? हाँ वेरी गुड। शयान ने सबसे पहले हर्ट्स बनाया, राना अहमद ने भेजा, शर्जील ने, फहद ने। एक्टिव होके ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। पानी वगैरह पियो, जूस वगैरह पियो, एनर्जी को अपना बूस्ट अप करो। मेरी क्लास लेनी है तो एक्टिव होके ऐसे पता चले। वेरी गुड। उसवा एक्टिव है, इरसा कुरैशी ने भेजा, फिर सुमैया यूसुफ अब्दुल्ला ने,
थोड़ा थोड़ा स्लो बोल लें सर, देख लो अब, ये देख लो अब, ये मेरा ना पैश नीचे लेके आ रहा है। ओके जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कलीम ठीक है। अच्छा जी, उस्मान गनी भी, उस्मान गनी भी, उस्मान गनी कह रहा है सर मेरा नाम ले लें, उस्मान गनी, उस्मान गनी का नाम इधर लिख लेते हैं। बच्चे ने बोला कि मेरा नाम आप लें, तो बच्चे का नाम इधर लिख देते हैं, इसमें कौन से मसले वाली बात है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं, आगे चलते जाते हैं, लो जी। जी जी ठीक है ठीक है, यहाँ पे जी जी उसवा पे, अब वो सब कह रहे हैं मेरा नाम लिखो, अब ये वाला काम नहीं शुरू करना है, चलो ये लिख दिया नाम। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आपको पता है क्यू की जगह पे एन ही आ गया और नीचे टी आ गया, यहां से भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद आप लोगों के पास इस चैप्टर के अंदर से पूछा जाता है कि किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो जो थर्मिस्टर्स होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जो आप लोगों के पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये तमाम चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 के अंदर तो दो ही चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि 13 में एक चीज हम मिस कर गए हैं। अगर तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालनी है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कब होता है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये कब होता है, जब पैरेलल है। पैरेलल में जब दो आ जाए रेजिस्टेंसेस तो पता ही है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड किया जाता है, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास चैप्टर 14 में दो रिलेशंस है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, और एक है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ध्यान से सुनो, नेट के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आया, एयर के अंदर भी आया हुआ है। देखें जी, मैं एयर यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का पेपर देख रहा था, तो उसके अंदर आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देखो, एफ इक्वल टू आई एल बी क्या है, ये है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एफ इक्वल टू क्यू वी बी क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो पहले नंबर पे बात सुनो, अगर तो कंडक्टर को पैरेलल रखोगे ना मैग्नेटिक फील्ड को, तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, पहली चीज। और अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे तो न्यूट्रॉन पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, वाई, बिकॉज न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। और ये है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, कि चार्ज मूव कर रहा होगा तो उस पर फोर्स लगेगी, ये भी याद रखना है। चैप्टर 15 के अंदर से गैल्वानोमीटर पढ़ पढ़ के पढ़ो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैल्वानोमीटर को आप एम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। गैल्वानोमीटर दोनों तरीके से हो सकता है। अब कुछ चीजें बड़ी मजे की हैं, गैल्वानोमीटर को आप एम मीटर में कब कन्वर्ट करते हो, जब आप शंट रेजिस्टेंस लगाते हो पैरेलल के साथ। और एम मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। एम मीटर का काम क्या होता है, करंट को मैयर करना, करंट को मैयर करना, याद रखिएगा। और गैल्वानोमीटर क्या करता है, ये वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है, पैरेलल लगाया जाता है। अब वो पैरेलल में ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका काम होता है वोल्टेज को मैयर करना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और सीरीज में करंट क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। इसलिए एम मीटर को सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। लेकिन गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हमें जो शंट रेजिस्टेंस है, उस शंट रेजिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ता है, पैरेलल में लगाना पड़ता है। और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में लगाना पड़ता है। लेकिन वोल्ट मीटर खुद कैसे लगता है, ये खुद पैरेलल में लगता है, क्योंकि इसका काम होता है भाई जी वोल्टेज को मैयर करना, तो इसलिए ये क्या करता है, ये पैरेलल में लगाया जाता है। ओके जी, आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 16। इसके अंदर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2। फिर आ जाता है मेरे बेटे आई इज इक्वल टू आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2। यहां से लिख लो, लिख लो, यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लिख लो ये मेरी बात, ठीक है। उसके बाद वी आर एम एस निकालने का एक और भी तरीका होता है, वी नॉट साइन ऑफ थीटा। एज यू नो साइन ऑफ थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी आ गया, ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई एफ पुट करोगे, ओमेगा बिलोंग्स टू किराची, तो वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी आ गया। तो ये हमारे पास ये भी रिलेशन बन जाता है। अब पेपर में क्या पूछा जाता है, ध्यान दो, V इज इक्वल टू 10 sin of 30 डिग्री। आपसे पूछा जाता है इसका पीक वोल्टेज बताओ, तो सारे बच्चों की लाइन लगनी चाहिए, पीक वोल्टेज कितना होगा हमारे पास, V इज इक्वल टू 10 sin of 30 डिग्री। तो पीक वोल्टेज मुझे बताएंगे, किसी एक बच्चे ने भी अभी तक मुझे इसका पीक वोल्टेज नहीं बताया। अरसलान ने सिर्फ बताया, फिर तूबा ने बताया, अब्दुल्ला, ये इन दोनों बच्चों का नाम लिखते हैं, अरसलान ने और तूबा मेरी बहन ने, अरसलान मेरे भाई और तूबा ने, इन सब ने। अच्छा अल्लाह के बंदो 5 वोल्ट भी होता है, सदके जाऊं आप लोगों के, वैसे क्या बात है, क्या बात है आपकी। वी इज इक्वल टू वी नॉट है, अल्लाह के बंदो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा के साथ कंपेयर करो ना, तो यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू कितना आया, सारे बच्चे जोर से मुझे बताएंगे कितना आया वी नॉट का वैल्यू, ऊंचा बताएं सारे बच्चे। वेरी वेल डन, वेरी वेल। ओ भाई आरएमएस तो पूछा ही नहीं, मैं पीक वोल्टेज आपसे पूछा है, आप कह रहे हो आरएमएस, आप तो आरएमएस निकालने बैठ गए हो, मैंने तो आपसे पीक वोल्टेज पूछा है। ओके जी, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे, अब आपकी बात मान ले चले, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक हमारे पास है आई इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 2 sin of, फॉर एग्जाम्पल 2 पाई 15 स्क्वायर रूट
टी, अगर ये लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं मुझे आई आर एम एस निकाल के दो, तो अब आप करोगे आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट टू। तो अब इसकी आई नॉट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसको आपने कंपेयर कर लेना है। कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयरिंग विद आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आई नॉट का वैल्यू आया टू, तो यहां पे पुट कीजिए टू अपॉन में स्क्वायर रूट टू। तो क्या भैया हम यहां पे इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट टू डॉट स्क्वायर रूट टू, क्या ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो ये आपको पता ही है स्क्वायर का बन जाएगा, वो कट जाएगा, तो ये कैंसिल होकर कितना बन गया, स्क्वायर रूट टू बन गया। क्या इतना हमारे पास करंट आएगा या नहीं आएगा, सारे बच्चे यस और नो लिख के बताएं। यस और नो लिख के बताएं, क्या बात है क्या बात है। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए 1.41 आता है, वेरी वेल डन वेरी वेल डन, क्या बात है, स्क्वायर रूट टू 1.41 के इक्वल होता है। ओके जी, यहां तक आप लोगों को ये तमाम डन हुआ। उसके बाद चैप्टर नंबर 17, इसके अंदर से सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना है। स्ट्रेस का बिल्कुल सेम यूनिट और डायमेंशन होता है जो यंग्स मॉडुलस का या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं टेंसाइल, किसको कहते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इसमें क्या होता है, लेंथ बढ़ती है। और जो हमारे पास जो होते हैं कंप्रेशन स्ट्रेन, उसमें क्या होती है, लेंथ कम होती है, और जो टेंसाइल है उसमें लेंथ बढ़ती है। चैप्टर 18 में लॉजिक गेट्स इंपॉर्टेंट हैं, और याद रखिएगा एंड बड़ी मैंने डिटेल डिटेल के अंदर बताए हुए हैं, लेकिन यहां पे हमने क्या रहना है, रेलिवेंट रहना है। तो एंड आपके पास एक आ जाता है, एक आपके पास नॉट आ जाता है, एक आपके पास और आ जाता है। ये तीनों लॉजिक गेट्स एज अ इन्वर्टर यूज होते हैं, याद रखिएगा, गॉट इट। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास नैंड होता है और एक आपके पास नॉर होता है। और एक सिंपल जो नैंड गेट है ना, एक नैंड गेट है, और वो किसके इक्वल होता है, वो नॉट के इक्वल होता है। और अगर दो नैंड गेट हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये एंड के इक्वल। और तीन नैंड गेट हो तो ये और के इक्वल होता है। खैर इतना नहीं पूछा जाएगा, ये पहले वाला लाजमी पूछा जाता है कि वन नैंड गेट किसके इक्वल आता है, ये नॉट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 19, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 19 में से तो तीन टॉपिक इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन देता है, विजिबल लाइट का फोटोन देता है, विजिबल लाइट का फोटोन देता है। कॉम्पटन इफेक्ट कौन देता है, एक्स रे का फोटोन। और पेयर प्रोडक्शन कौन देता है, गामा रे का फोटोन। गामा रे की एनर्जी 3.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं। चैप्टर नंबर 20 में याद रखिएगा जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो लीनियर मोमेंटम होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली होता है। कैसे, जरा फील करते हैं। जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जाओगे नंबर ऑफ ऑर्बिट तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बढ़ने से एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट के बढ़ने से लीनियर मोमेंटम कम हो जाता है। सारे बच्चे मुझे यस नो लिख के बताएं, क्या यह बात समझ में आई है आप लोगों के, कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे ना, यानी के एल एम एन ओ आगे चलते जाओगे, वेरी वेल डन। उस्मान ने सबसे पहले बोला कि मुझे क्लियर हुआ, अब्दुल्ला को भी क्लियर हो गया, बाकी सबको क्लियर हो गया कि भाई जैसे जैसे हायर ऑर्बिट्स में जाओगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो बढ़ेगा, लेकिन इससे एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता है, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लीनियर मोमेंटम इनवर्सली होता है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर से बोहर और रदरफोर्ड मॉडल आ जाता है, जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। उसके बाद आपसे पूछा जाता है यहां से वो लाइमन बाल्मर वाला, वो बड़े ध्यान से देख लो। लाइमन सीरीज एक होती है जिसके अंदर हमारे पास एन वन कितना होता है, फिक्स होता है, और वो वन होता है। बाल्मर के अंदर हमारे पास एन वन क्या होता है, टू होता है। पास्चन के अंदर हमारे पास एन वन इक्वल टू थ्री होता है। ब्रैकेट के अंदर एन वन इक्वल टू फोर होता है। पी फंड के अंदर एन वन इक्वल टू फाइव होता है, और हम फ्रीज के अंदर एन वन इक्वल टू सिक्स होता है। लाइमन की स्पेक्ट्रल लाइन जाती है हमारे पास अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में, ठीक है। उसके बाद बाल्मर की जाती है हमारे पास विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रल लाइन। उसके बाद जो हमारे पास पास्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, हम फ्रीज है, इन सब की इंफ्रारेड में जाती है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन विल लाई इन इंफ्रारेड, और ऑप्शन में ये सब आ जाए, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड तो हम फ्रीज, तो चूज किसको करना है, पास्चन को, क्योंकि पास्चन स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड रीजन के लिए। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इंफ्रारेड रे को चूज करना है। उसके बाद आपके पास लास्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 21। उसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं वो आइसोटोप्स, जिनका सेम मैस होता है उनको आइसोबार, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उनको आइसोटोन कहते हैं। फिशन का मतलब होता है किसी एक हैवी न्यूक्लियाई का स्प्लिट अप होना, ये पूछा जाता है। फ्यूजन का मतलब होता है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई का मिल के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाना। ये तमाम वो चीजें बताई हैं कि आप लोग जब पेपर में बैठोगे ना तो आप लोग खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। अब आ जाओ केमिस्ट्री की तरफ। अब ये केमिस्ट्री की आप लोगों के पास ये सारी की सारी आप लोगों के पास ये तमाम पीडीएफ मौजूद है। इसके आप लोगों ने ये क्वेश्चंस वगैरह को लाजमी तौर पे देख लेना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, और इसकी जो सोल्यूशन वाली भी पीडीएफ है ना, इसका सोल्यूशन करके वो भी आप लोगों को साथ साथ ये मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो केमिस्ट्री वगैरह ना ये मैं लास्ट पे आपको करवाऊंगा, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि कईयों की केमिस्ट्री नहीं भी है। तो एक तो ये आपको पीडीएफ मिल भी जाएगी ना, और एक ये मैं लास्ट पे करवाऊंगा। पहले मैं वो सब्जेक्ट्स करवाऊंगा, ये देखो बायो के भी हैं,
पहले केमिस्ट्री के थे, अब किसके हैं, ये बायो के हैं। तो ये मैं लास्ट पे करवाने वाला हूँ। अभी तो मैं आपको इंग्लिश क्वांटिटेटिव एनालिटिकल करवाऊंगा। लास्ट पे फिर आप लोग ना लीव कर सकते हैं, मतलब जिनका होता जाएगा वो साथ से लीव करते जाएंगे। तो अभी हम वो करेंगे जो सबके कॉमन है। डू यू पीपल एग्री और नॉट, यस और नो लिख के बताएं। ये पीडीएफ हम कब करेंगे, लास्ट पे करेंगे। तो अभी फिजिक्स तो सबका ही था ना, फिजिक्स तो सबका था, ठीक है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलो जी, अब आ जाते हैं एयर की इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश भी सबका ही है, आ जाओ। पहले वो कर लेते हैं जो सबके हैं पोर्शंस। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। लो जी, इंग्लिश को हम जरा अब क्रैक करते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। पहले आ गए, अच्छा मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, बहुत ही डिटेल के अंदर मेरी बातों को ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब हमारे पास, अच्छा एक क्वेश्चन को ना एक ही बार रिपीट करना, बार बार रिपीट आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, ये सारा कुछ आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का ये ड्राइव के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, और लाइव क्लासेस में भी आपको फिजिक्स वगैरह ये सारी की जाती है। अभी ये स्पेशल क्लास का मतलब ये है कि हम वन शॉट में कितना कर सकते हैं। मेरी एक बात यहाँ पे क्लियर करके सुने आप लोग, जितने भी ये सुन रहे हैं, बाद में जितने बच्चे इसको रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगे, अब ये वाला परसेप्शन बनाना आप लोगों की अब बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी अगर आप ये समझेंगे कि सर ने तो बिल्कुल शॉर्ट और सिलेक्टिव सी चीज़ें बताई हैं फिजिक्स की। भाई अभी हमारे पास टारगेट क्या है, सारे बच्चे देखें, एयर यूनिवर्सिटी का टारगेट है। क्या आप लोगों को लाइव क्लास में भी ऐसे करवाया जाता है कि आधे घंटे में 11 12 दोनों करवा दी? आधे घंटे में नहीं, बल्कि एक घंटे में आपको एक टॉपिक करवाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, तो एक घंटे में एक टॉपिक, तो ये हो रही है एंड गेम बेसिकली। तो एंड गेम होती है क्विक रिवीजन, और क्विक रिवीजन होती है कि शॉर्टली शॉर्टली सबको बताया जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ताकि जिनको पढ़ के जाए और पेपर अच्छा हो जाए। तो कई लोग होते हैं ना, वो अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं, वो कहते हैं लो जी ये अब आपको करवा रहे हैं, ये तो सिलेक्टिव है, ऐसे थोड़ी होता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। तो भाई पूरे पढ़ने के लिए हम डेली बेस पे आप लोगों को बिठाते हैं 7 से लेके पौने 11 बजे तक, तो उधर आपकी यही चीजें डेली हो रही होती हैं। और मजीद आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दिया हुआ है, जिसमें एक एक टॉपिक जाके सुनो ना, 2 2 घंटे में एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया, उसमें जाके डिटेल सुनो। एक कैपेसिटर वाली टॉपिक है ना, उस पर 2 2 घंटे लगे हुए हैं, तो थिंग इसके उधर पूरी डिटेल में है। लेकिन इधर अगर एक एक टॉपिक के 2 2 घंटे हम लगाएंगे तो 3 घंटों में हमारी पूरी रिवीजन नहीं हो सकती है। क्या आप मेरी सारी बातों से एग्री करते हैं? ये अब रिवीजन चल रही है, ये बिल्कुल बैच की रूटीन की क्लास नहीं है। बैच की रूटीन में रेगुलर वो होती हैं, डिटेल के अंदर चीजें होती हैं। तो इसलिए ये आपको समझना है, क्योंकि जो सुनने वाला होता है ना, नया नया बच्चा आया या कोई इधर आसपास से सुनने वाला, वो मतलब की बात निकालेगा कि लो जी ये तो आपको करवाते ही सिलेक्टिव हैं, लो जी पास एजुकेशन वाले तो करवा ही सिलेक्टिव रहे हैं, तो पास वाले जो वो करवा रहे हैं वो जरा देखो ना तुम्हारा तरह निकले, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब यहाँ पे देखते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है इंग्लिश का पोर्शन एयर यूनिवर्सिटी में। तो एयर यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले देखें, हाँ जी ये इनफ है बिल्कुल। अब ये देखो ना, ये साहब का एक क्वेश्चन है, साहब एक बच्चा है यहाँ पे, वो पूछ रहा है कि ये एयर के लिए इनफ है। बिल्कुल, अब ये एयर के बिल्कुल रेलिवेंट आपको करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश के पोर्शन की, पूरे सिलेबस की बात कर लेते हैं, इनसे हट के नहीं आएगा। ये एयर ने वैसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, सुनो। एक तो आपको जनाब, आपको एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में मिलेगा सिनोनिम्स, सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे। एक आपको एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे। एक आपको एनोलॉजीज देखने को मिलेगी। अब देख लो, क्लियर कट इसको नोट कर लो। एक सेंटेंस कंप्लीशन देखने को मिलेगा और एक कंप्रीहेंशन। एवरीबॉडी क्लियर? इंग्लिश का पता चल गया कि इंग्लिश एयर के अंदर क्या क्या आएगा। एयर की टेस्ट के अंदर इंग्लिश के पोर्शन में 5 चीजें आएंगी, सुने जी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनोलॉजीज, सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रीहेंशन। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, मेरा ये लेक्चर पूरा सुनो, तुम लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी, रूह खुश हो जाएगी। इतनी ज्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें करवाऊंगा ना, और एयर के पास पेपर है अंदर, ओरिजिनल चीजें। तो लाजमी तौर पे ये क्लास आप लोगों ने पूरी अटेंड करनी है। लो जी, एयर के इंग्लिश के आप लोगों के जो 20 मार्क्स आएंगे ना, वो इनमें से आएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, एनोलॉजी, सेंटेंस कंप्लीशन और रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट को मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करने लग गया काफी टाइम, क्योंकि ये एज इट इज आप लोगों के रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास डीवेल है और डेनिजिन है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हमें दिया गया, तो इससे हमारे पास क्या होगा, आप लोग भी अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारे पास डिवेल होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, रहना, किसी जगह पे रहना वगैरह। और हमारे पास जो डेनिजन होता है, डेनिजन का हमारे पास मतलब होता है कोई सिटीजन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब देखो, डिवेल रहना, डेनिजन हमारे पास सिटीजन के मीनिंग में आ जाता है। तो ये हमारे पास किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन, कोई एनोलॉजी बन सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, जो हमारे पास शन है, अब शन हम कहते हैं इरा, मतलब किसी चीज से ना, वो दूर रहना,
ठीक है, और आउटकास्ट भी उसके मीनिंग में आता है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका अल्फा ऑप्शन होगा, इसको याद रख लेना है। उसके बाद हैजार्डस हमारे पास पेरिल के इसके साथ आता है, इसके साथ कम्बिनेशन में आता है। तो इसी तरह हमारे पास जो इनोवेटिव है और नोवेल्टी है, इनका हमारे पास सेम कम्बिनेशन होगा। उसके बाद हमारे पास लोडेबल हमारे पास प्रेज के मीनिंग में आता है, यानी कि किसी चीज़ की तारीफ वगैरह करना। तो ये हमारे पास किसके मीनिंग में आएगा, दैट विल बी कॉन्टेम्प्टिबल और स्कोन के मीनिंग में आएगा। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और आइस के बारे में, यानी जो वो आइस का डॉक्टर वगैरह होता है। तो इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी जो हमारे पास होता है ना पोडियाट्रिस्ट, वो फीट के बारे में होता है, आपको पता ही है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या ब्रेन का होता है, बिल्कुल भी नहीं भाई, कार्डियोलॉजिस्ट तो हार्ट का होता है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट क्या एटम्स को होगा, यहाँ पे पेडिट्रिशियन जो है वो बोन्स के बारे में होगा, नहीं। तो ये सारे गलत हैं। जो हमारे पास जो पोडियाट्रिस्ट हैं वो फीट का मतलब ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं। तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटरिंग का डायरेक्ट। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, अब ये डायरेक्ट इन चीजों को आप लोग देखते जाएं। अब मेंटरिंग हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये ऑपोजिट होता है डायरेक्ट का। मेंटरिंग ऑपोजिट होता है डायरेक्ट का। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी डिसग्रेसिव और कॉन्साइज बनेगा हमारे पास, क्योंकि ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। गॉट इट। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप चुप करके सुनते जाएं बस। उसके बाद हमारे पास आयरन रस्ट, आप लोग जानते हो आयरन की क्या होती है, रस्टिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। आयरन की रस्टिंग होती है, आप कह सकते हो कि रस्ट इज बेसिकली क्रोजन ऑफ आयरन, ये भी बनता है हमारे पास। इसी तरह जो ब्रोंज होता है हमारे पास, तो ब्रोंज बेसिकली क्या होता है, ये इसके ऊपर क्या लग जाता है, पेंटिना हो जाता है। अब जो पेटिना होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये ना एक ब्राउन या ग्रीन तरह की ना एक वो लग जाती होती है, कोई एक लेयर बन जाती होती है ब्रोंज के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है जनाब यहाँ पे एफी मिरल हमारे पास लास्ट के मीनिंग में आ रहा है यहाँ पे। और इस तरह हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा। तो जो हमारे पास एफी मिरल होते हैं ना, वो बेसिकली इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशेबल और डाई है, ये भी हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डोनर गिफ्ट, डोनर मतलब देना, गिफ्ट भी देना के मीनिंग में आता है। इस तरह हमारे पास जो ब्रैकेट और अटेंशन है, ब्रैकेट बेसिकली क्या करता है, सीक करता है अटेंशन को, तो ये डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है एक्ट और ड्रामा। अब आपको पता ही है कि एक्ट बेसिकली क्या होता है। एक्ट बेसिकली एक डिवीजन होती है ड्रामा की, या एक छोटा सा पार्ट होता है ड्रामा का। इसी तरह हमारे पास जो एरिया होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक सोलो सॉन्ग होता है ओपरा के अंदर। ओपरा के अंदर ना सोलो सॉन्ग मतलब एक सिंगल सा होता है एक्ट। जी जी बिल्कुल, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा ऑप्शन है। ओके जी, शरारती बच्चों ध्यान दो इधर, ठीक है। तो ये बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है सीमेंट और ट्रॉवल। अब सीमेंट और ट्रॉवल का क्या हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, बिल्कुल भाई। जो ट्रॉवल है ना हमारे पास, वो बेसिकली टूल होता है सीमेंट पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वो जो हमारे पास नहीं, तो ट्रॉवल आपने सबने देखा हुआ है, ठीक है। सबने देखा हुआ है वो ट्रॉवल, लेकिन नाम का नहीं पता होगा कि उसको क्या बोलते हैं। तो वो हमारे पास है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे इसका। तो अब सीमेंट ट्रॉवल है, यहाँ पे चेक करें। तो ये हमारे पास किसके मीनिंग में आ जाएगा, तो ये हमारे पास है। तो ब्रश जो बेसिकली होता है ये पेंट के लिए होता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। गॉट इट, यहां तक सारे बच्चे फुल क्लियर हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है हमारे पास पिग हेड आ जाता है, पिग हेडेड आ जाता है, और इसका यील्ड आ जाता है। और इसके रेलिवेंट हमारे पास क्या बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो वो यील्ड के लिए होता है ना पिग हेडेड, वो बाज दफ़ा इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और जो हमारे पास डॉग्ड होते हैं, दैट इज डिटर्मन फॉर परस्यू, वो परस्यू करने के लिए उनको किया जाता है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में इनका कम्बिनेशन बनेगा। उसके बाद हमारे पास अनकटवर्स आ जाते हैं सिंसियरिटी के साथ। और इसके बाद हमारे पास नीचे कौन सा कॉम्बिनेशन सही बनेगा। तो अब जो हमारे पास अनकटवर्स वो होते हैं बेसिकली वो सिंसियर नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास जो होते हैं ना हाइपोक्रिटिकल, तो वो हमारे पास बेसिकली उनका विर्चू से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ई ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। हाइपोक्रिटिकल जो मतलब मुनाफिक ज़हन के या इसी तरह करके। पर रेट हमारे पास बुकैनीर के इक्वल मतलब कम्बिनेशन में आता है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, दैट विल बी वेंडर और नोमैड के मीनिंग में बनेगा। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। इससे अलार्म का ट्रिगर है। अब अलार्म ट्रिगर आप लोगों को कहीं ना कहीं पे ये कम्बिनेशन सुना होगा। इस तरह हमारे पास ट्रैप और हमारे पास स्प्रिंग का कम्बिनेशन होता है। इसके बाद हमारे पास कोटेशंस और कोटेशन मार्क्स का आपको पता ही है। कोटेशन के कोटेशन जो है कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है। इसे साइड जो है वो पेरेंथेसिस में लिखा जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
उसके बाद जनाब हमारे पास मैराथन है, ये हमारे पास स्टेमिना को बताता है, मैराथन कहते हैं लंबी रेस को। और इसी तरह हमारे पास जो स्पिरिट है वो सेलेरिटी के मीनिंग में आता है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेव हमारे पास इंजानू के मीनिंग में आता है। इसी तरह हमारे पास जो होगा अर्बन, वो हमारे पास सोफिस्टिकेट के मीनिंग में आएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास हुल्किंग हमारे पास मैसिव के मीनिंग में आता है। हुल्क बेसिकली भारीपन या मैसिव को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली हुल्किंग क्या होता है, वेरी लार्ज या हैवी को कह रहे होते हैं। तो और ये मैसिव के मीनिंग में आता है। और इसी तरह जो रिक्वेस्ट हमारे पास और हार्श हैं, ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो चेक करो, एनोलॉजी में सिमिलर सिमिलर का कॉम्बिनेशन है। डिजास्टर हमारे पास हमारे पास लिगोबोरस के मीनिंग में आता है, लिगोबोरियस के मीनिंग में आता है। तो हमारे पास फ्रूटेशन, सेटिस्फाइड, सक्सेस, सेटरनाइन के आएगा, या क्रिस्टोफोर फेटल के, या ट्रेजिडी, कंप्लेसमेंट, या फेलियर गे के मीनिंग में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बनेगा दैट विल बी फेलियर और गे। यानी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सिमिलर या अनएक्सपेक्टेड हैं, तो सिमिलर लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके मीनिंग में आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज असेंबल और गैदर करना, कहीं ना कहीं पे सेम मीनिंग आते हैं। और अभी यहाँ पे हमारे पास ये सिनोनिम्स है बेसिकली। और सिलेक्ट और कलेक्ट करना ये सिमिलर हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रीटच करना और फोटोग्राफ। अब आपको पता है रीटच करना ये भी फोटोग्राफी में एक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट एक्ट होता है जो किया जाता है फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए। और इस तरह रिफाइन बेसिकली किया जाता है, क्या करने के लिए, रिफाइन किया जाता है स्टाइलिंग करने के लिए। तो ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऑनेस्टी हमारे पास, हाइपोक्रेसी अब इसके बिल्कुल उल्ट है, अब आपको पता ही है। ऑनेस्टी और हिपोक्रेसी का हमारे पास, हिपोक्रेसी का कोई आपस में नहीं, ये ऑपोजिट है। तो इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी हमारे पास पैसिफिज्म और बेलिजरेंस, ये आपस में ऑपोजिट के मीनिंग में आएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलें तो इंडिजेंट हमारे पास वेल्थ के आता है यहाँ पे। और इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी हमारे पास ये डेल्टा ऑप्शन, मेसिएटेड और नोरिशमेंट हमारे पास बनेगा। उसके बाद शेल हमारे पास जोलॉजिस्ट है। और इस तरह हमारे पास इसका क्या बनेगा, दैट विल बी एस्टर और बॉटनिस्ट। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इसका बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, ध्यान से देखते जाओ, ये सारे मैं आपको हाईलाइट करके देता जा रहा हूँ। उसके बाद बाकी हम एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव की तरफ भी मूव करेंगे। अभी बाकी इंग्लिश की चीजें रहती हैं। फ्लीटिंग हमारे पास ड्यूरेशन के सेंस में बनता है। अब फ्लीटिंग बेसिकली हमारे पास क्या होगा, फ्लीटिंग बेसिकली जो शॉर्ट ड्यूरेशन को बोला जाता है। इसी तरह जो कॉन्साइज होता है ये लेंथ को बताता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सिमिलर एनोलॉजी है। डिडैक्टिक हमारे पास है, जो डिडैक्टिक है वो टीच के हमारे पास होता है, डिडैक्टिक और टीच ये बेसिकली है। तो हमारे पास इसी तरह जो सेटरिक और मॉक हैं ये कहीं ना कहीं पे सिमिलर हैं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास स्पोरिफिक और स्लीप का आपस में कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह हमारे पास किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट विल बी वरिसम और एंजाइटी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा ये करते जाएं, इसमें कई एयर यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, तो ये लाजमी तौर पे करते जाएं। उसके बाद 28 वाले का हमारे पास यहाँ पे बनेगा अल्फा ऑप्शन। अब ये सारे मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम होती है साइंस सब्जेक्ट के अंदर कि आप जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना, उसकी सिमिलर चीजें आती हैं। इंग्लिश में ये चीजें नहीं होती हैं, इंग्लिश में एज इट इज रिपीट हो रहे होते हैं। उसके बाद 29 वाला हमारे पास आ जाता है ये ऑफुल, और हमारे पास सॉबलर के मीनिंग में आएगा। मस्टर हमारे पास क्रू है, तो इसका हमारे पास बनेगा कन्वीन और कमेटी, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास हेलमेट और हेड है, इसका आपस में कम्बिनेशन बनता है बिल्कुल। और इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी हमारे पास ब्रेस्ट प्लेट चेस्ट का यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद हमारे पास ग्लोबल हमारे पास ड्यूप्ड के मीनिंग में आता है। तो इसी तरह हमारे पास बनेगा दैट विल बी मेलिएबल और मोल्डेड, जो मेलिएबल होते हैं उनको मोल्ड किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फोली जो है वो सेंस के मीनिंग में हमारे पास इसका कम्बिनेशन बनता है। तो इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा सेंस के मीनिंग में, तो इंसॉल्वेंसी हमारे पास फंड्स के मीनिंग में आता है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसका मॉक हमारे पास कॉन्टेम्प्ट के साथ में बनता है। तो इसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी स्कोल्ड और डिसअप्रूवल। अब ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। उसका कॉन्डिमेंट हमारे पास फूड के आता है साथ में, यानी कि हमारे पास जो कॉन्डिमेंट है वो बेसिकली फूड को इन्हेंस करता है। इसी तरह जो विट है वो बेसिकली जो कंजर्वेशन हैं उसको इन्हेंस करता है, जो कन्वर्सेशंस है उसको इन्हेंस करता है, बातचीत को। उसके बाद हमारे पास डेंजन हमारे पास कॉन्फिडेंट के मीनिंग में यहाँ पे आता है। तो हमारे पास जो बनेगा असाइलम, वो रिफ्यूज के सेंस में बनेगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद अच्छा, इसके आपको जो सोल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी ना, उसके ऊपर तमाम की तमाम चीज़ें डिटेल में सोल्यूशन भी होगा, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी होगी, वो आप देख लीजिएगा। इधर मैं आपको वो बस इसके बता रहा हूँ जिनको जो आपने करते जाना है।
हमारे पास ग्रेजुएट, हमारे पास फुटबॉल आता है, इसके सेंस में बनता है, यानी कि हमारे पास जो ग्रेडियन है ये बेसिकली एक प्लेइंग फील्ड होता है जहाँ पे फुटबॉल को खेला जाता है। और डायमंड बेसिकली कहाँ पे खेला जाता है, ये बेसबॉल के लिए। डायमंड बेसिकली क्या होता है, वो प्ले एरिया होता है जहाँ पे बेसबॉल खेला जाता है। उसके बाद हेलमेट हमारे पास ग्रीगेरियस के मीनिंग में आता है। तो इसी तरह हमारे पास जो एसेटिक हमारे पास एडोनिस्टिक के मीनिंग में आएगा, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद क्लैंडस्टाइन हमारे पास ओवर्ट में आएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो लिमिटेड होगा वो हमारे पास अनरेस्ट्रेंड के मीनिंग में आएगा। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस तरह हमारे पास पाई यन के मीनिंग में आएगा। तो इसी तरह हमारे पास और इसकी एनोलॉजी क्या बनेगी, दैट विल बी अमेज और एस्टोनिश। अमेज एस्टोनिश सिमिलर आते हैं, सिनोनिम बनेंगे। वाइन हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास विंटनर के आएगा यहाँ पे। जो हमारे पास वाइन है, यानी बेसिकली जो विंटनर है वो बेसिकली वाइन को बनाने में यूज होता है। तो ब्रीवर जो बेसिकली है वो बियर को बनाने के लिए यूज होता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंडेस्टी। जो हमारे पास है, जो हमारे पास मेंडेस्टी है वो हमारे पास ऑनेस्टी के मीनिंग में आता है। और उसके बाद हमारे पास करेज और क्रेवनेस के, और ट्रुथ ब्यूटी में, तो यहाँ पे ये बनेगा इसका करेज और क्रेवनेस। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्रीफेस बुक। तो हमारे पास प्रीफेस बेसिकली बुक होता है, आपको पता है प्रीफेस वो बुक होता है। तो प्रोलॉग हमारे पास प्ले का होता है। तो ये अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब बाकी जो इजी वाले हैं ना, अगर इजी नेट में वो उसमें आएंगे एयर के टेस्ट में, तो वो तो आप लोग देखते ही कर लोगे ना। हम वो करेंगे जो आपको दो तीन देखने को मिलते हैं और जिन पे सारे बच्चे लैग कर रहे होते हैं, सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए ये सारे हार्ड वाले ऐड किए हुए हैं। अब ऐसे नहीं हैप्पी जॉय और इसी तरह के ऐड करें आप, उन पर टिक लगाएं। हाँ, एयर के अंदर 80-90% वैसे ही आपके आएंगे, वो भी अंदर शामिल है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एयर का और भी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो आप देखेंगे ना, अभी एनोलॉजीज और इंग्लिश की एक और भी पीडीएफ होगी, उस पर और भी एनोलॉजीज होंगे, तो वो सारे करके जाएंगे। उसमें तो ईजी वाले हैं ना, लेकिन मैं हार्ड वाले आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इजी वाले आपको साइन किए जाएंगे जो आप खुद देख के कर लेंगे। तो वो मैं अंदर से चुन चुन के ये हार्ड वाले आपको करवाए जा रहे हैं, और जो इजी वाले वो आप खुद भी कर लेंगे। जो लॉरेल है वो विक्ट्री के यहाँ पे सेंस में बनता है हमारे पास। और जो ऑलिव ब्रांच है वो पीस में आता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जी जी बिल्कुल। उसके बाद एक्सपीरियंस हमारे पास नॉलेज है, जल्दी से इसको करते जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा, एक्सपीरियंस नॉलेज है। तो हमारे पास पॉइजन क्या कॉज करता है, डेथ को कॉज करता है। इस तरह हमारे पास जो एक्सपीरियंस नॉलेज है, तो पॉइजन डेथ को कॉज करता है, ये हमने पहले भी कर लिया है। और लॉरेल विक्ट्री को करता है। तो इसी तरह हमारे पास ऑलिव ब्रांच है, ये किसको करेगा, ये पीस को करेगा। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है प्रीफेस बुक का होता है। तो इस तरह प्रोलॉग बेसिकली प्ले का होता है। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये कई रिपीट भी हुए हैं। उसके बाद है हमारे पास मैनेस्टी, हमारे पास ऑनेस्टी के मीनिंग में आता है। और इसी तरह जो हमारे पास करेज है, ये क्रेवनेस के मीनिंग में आएगा। और फिर लास्ट एमसीक्यूज है कि पाइन बेसिकली यर्न के साथ बन रहा है। यानी जो पाइन है वो बेसिकली पाइन इज टू yearn deeply and amaze is to astonish। तो amaze astonish में आएगा। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को यहां तक तमाम की तमाम चीजें फुल क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज सेंटेंस कंप्लीशन। अब बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। सेंटेंस कंप्लीशन में चेक करो। हमारे पास टुडे वेगनर्स थ्योरी इज डैश, वो क्या होगी, डिसमिस्ड, वो डिसमिस हो चुका। हाउएवर ही डाइड एंड आउटकास्ट ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट। तो ये बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये इसमें बनेगा। रेवोल्यूशनरी इज एन आर्ट हैज नॉट लॉस्ट इट्स टीम, इट डैश। तो हमारे पास फायरसिली एज एवर। तो ये हमारे पास बनेगा रेज। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है ईच ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन डैश। तो ये हमारे पास बनेगा ईच ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन jargon। और बैंकर्स आगे ये हमारे पास बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डैश बाय नेचर जॉन स्पोक वेरी लिटिल इवन टू हिज फैमिली मेंबर। तो ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी टेसिटर्न। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर ऑफ सच डैश एडेप्टिव। तो ये हमारे पास बनेगा ऑब्वियस। एंड आगे हमारे पास बनेगा ऑर्गेनिज्म टू पोजेस देम। डेल्टा ऑप्शन इसका बनेगा यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। आगे है पीजेंट्स वर द लीस्ट डैश ऑफ ऑल पीपल बाउंड बाय ट्रेडिशन एंड डैश बाय सुपरस्टिशंस। तो ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी द पीजेंट्स वर लीस्ट फ्री। एंड आगे हमारे पास बनेगा दैट विल बी फेटर्ड। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन दोनों में ये फिट आएगा, पहले में फ्री दूसरे में फेटर्ड। उसके बाद मैनी पीपल एट द टाइम बिलीव दैट स्पाइसेस, जो हमारे पास है स्पाइसेस हेल्प प्रिजर्व फूड, हाउएवर ऑल
फाउंड दैट मैनी मार्केटेड स्पाइसेस वर डैश बैक्टीरियल मोल्ड्स एंड यीस्ट। तो इसका हमारे पास बनेगा बेस्ट वन, टीमिंग विद बैक्टीरिया। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद हमारे पास है, इफ देयर इज नथिंग टू एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ साउंड वेव दे ट्रेवल डैश ऑन बट देयर इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा दैट विल बी इनडेफिनेटली डिमिनिश, वो डायमेंशन हो जाती है, मतलब डिमिश मतलब मदम पड़ जाती है। द टू आर्टिस्ट डिफर्ड मार्केटली इन द टेम्परामेंट्स, पाल्मर वॉज रिजर्व्ड एंड कर्टियस, फ्रेजर डैश एंड बूस्टफुल। तो इसका हमारे पास बनेगा दैट विल बी कुलरिक। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद अब आगे मैं आपको बताता हूँ, नंबर 10 वाला हमारे पास है। इसके मैं आपको 10 ही करवाता हूँ। इन द मिडिल एजेस डैश ऑफ द ग्रेट, ये इसके ऐड काफी किए हुए हैं। तो 10 वाले का हमारे पास बनेगा दैट विल बी इसका यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये सिचुएशन एंड इनकरेजेस। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद ये जो बाकी इसके है ना, ये अगले 10, ये वाले आप लोगों ने खुद करने हैं, और भी हैं ये सेंटेंस कंप्लीशन के, ठीक है। अब देखो सारे आपको करवा रहा हूं, अब इस पे ये है ना कि हम बाकी चीजों को भी कर लेंगे। इंग्लिश में कोई इतने लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट आपने पढ़ते जाना, इसको याद करते जाना, ये पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। अब अगले पोर्शन पे मूव करते हैं, और सेंटेंस कंप्लीशन के एक आधे आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास सिनोनिम्स वगैरह। अब सिनोनिम्स को ध्यान से देखें। सिनोनिम सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अबेट। अबेट का हमारे पास सिनोनिम बनता है दैट इज लेसन करना, मतलब कम। तो ये बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद एक्मी हमारे पास आ जाता है। एक्मी का हमारे पास सिनोनिम होता है दैट इज पीक। तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एडामेंट। एडामेंट का हमारे पास क्या बनता है, दैट वन इज फिम। तो ये फिम हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास एड्रॉइट आ जाता है। एड्रॉइट का हमारे पास बनेगा दैट विल बी स्किलफुल के मीनिंग में आता है, स्किलफुल। उसके बाद हमारे पास एडवर्सिटी आ जाता है। एडवर्सिटी का हमारे पास सिनोनिम क्या बनता है, दैट इज मिसफॉर्च्यून। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एफ्लुएंट आ जाता है। एफ्लुएंट करना मतलब मुतासिर करना, दैट विल बी वेल्दी। तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके भी मैं आपको 20 सिनोनिम करवा देता हूँ, ठीक है। एलर्सिटी हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास बनता है मीनिंग में ईगरनेस के मीनिंग में बनेगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद एमिरेट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास मीनिंग में बनेगा दैट विल बी किसी चीज इनहेंस करना, इंप्रूव करना। तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद एमिएबल हमारे पास आ जाता है। एमिएबल आप लोगों ने कॉमन वर्ड भी सुना होगा, फ्रेंडली के मीनिंग में आता है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव बेसिकली किसके मीनिंग में आता है, अप्रीहेंसिव आता है बेसिकली एंग्शियस के मीनिंग में। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डुअस आ जाता है। ऑर्डुअस बेसिकली हम किसको बोलते हैं, ऑर्डुअस बोलते हैं मुश्किल चीज को, डिफिकल्ट को। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एसोच हमारे पास आ जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को मतलब किसी चीज से रिलीव करना, वो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ओडेसिटी हमारे पास आ जाता है। ओडेसिटी बेसिकली किसको बोलते हैं, ये ना आता है ज्यादा बड़ेपन के मीनिंग में आता है। तो यहाँ पे ये बोल्डनेस के मीनिंग में आएगा। ओडेसिटी बेसिकली वो होता है ना, साउंड को इनहेंस करने के लिए भी एक यूज किया जाता है ओडेसिटी। ऑस्पिशियस एक हमारे पास आ जाता है। ऑस्पिशियस बेसिकली आता है फेवरेबल के मीनिंग में, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद आपके पास बेनिवलेंट आ जाता है। बेनिवलेंट मेहरबान को बोला जाता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, काइंड, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 16 वाला हमारे पास आ जाता है कैंडिड। बहुत ही कॉमन वर्ड है कैंडिड, हमारे पास क्या होता है, दैट इज फ्रैंक। उसके बाद कोहेरेंट हमारे पास आ जाता है। कोहेरेंट हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल। उसके बाद हमारे पास कॉन्साइज आ जाता है। कॉन्साइज हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, दैट विल बी ब्रीफली या लेंथी के मीनिंग में, लेकिन ज्यादा क्या इसका अप्रोप्रिएट होगा, ब्रीफ। उसके बाद हमारे पास कौनसर आ जाता है, दैट विल बी एग्री के मीनिंग में आएगा, एग्री करना। लास्ट है डर्थ हमारे पास, तो ये किसके मीनिंग में आता है, दैट इज स्कैरसिटी। तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। सिनोनिम्स के बाद बाकी हमारे पास आ जाते हैं एंटोनिम्स। तो अब हम मूव करते हैं हमारे एंटोनिम्स की तरफ, जरा आ जाए। नेक्स्ट वन हमारे पास एंटोनिम है। अच्छा जी, एंटोनिम यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, ऑपोजिट। पहला हमारे पास आ जाता है अबंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे, ओके जी। नंबर वन इज अबंडेंट। अब अबंडेंट का सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे अबंडेंट का हमारे पास मतलब क्या होता है। अबंडेंट मतलब प्लेंटीफुल होता है ना, तो ये बेसिकली किस में आएगा, ये स्कैर्स के मीनिंग पे आएगा, कमी की, कमी को कहते हैं स्कैरसिटी। बेसिकली वाटर की मतलब लैक हो जाना, किसी चीज की कमी होना, स्कैरसिटी बोला जाता है, स्कैर्स के मीनिंग में आएगा, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद है एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट मतलब किसी चीज को क्या करना, क्या वो हैसन आएगा, नहीं, वो होगा डीसेलरेट करना। उसके बाद हमारे पास बनता है नेक्स्ट वन एडहेयर। एडहेयर का ऑपोजिट क्या होगा, दैट विल बी एडहेयर, चिपकना को कहते हैं, एडहेसिव से निकलना है। तो ये डी अटैच के मीनिंग में आएगा, बिल्कुल ठीक है जी। अब्दुल्ला आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, वेरी वेल डन। उसके बाद एडवर्सरी हमारे पास आ जाता है। एडवर्सरी हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी एलाई।
उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल आ जाता है। आर्टिफिशियल का हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी जेन्युइन। ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, आप लोगों ने देखने हैं ऑपोजिट ही, यानी जेन्युइन और आर्टिफिशियल आपस में ऑपोजिट है। हमारे पास असेंड आ जाता है। असेंड मुझे बताएं किसको बोलते हैं। असेंड बेसिकली इसका ऑपोजिट क्या होगा, असेंड डिसेंड हमारे पास बनेगा ना, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद बेनिफिशियल हमारे पास आ जाता है। बेनिफिशियल हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी हार्मफुल, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद ब्लिस हमारे पास आ जाता है, नेमत को बोला जाता है। तो ये ब्लिस का हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज मिजरी। और उसके बाद हमारे पास बोइस्ट्रस आ जाता है। बोइस्ट्रस का हमारे पास चिल्लाना, तो ये हमारे पास खामोश यानी क्वाइट के मीनिंग में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ब्रीफ करना किसी चीज को, तो ब्रीफ का ऑपोजिट हमारे पास क्या आएगा, ब्रीफ, और ये लेंथी में आएगा। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद केयरफुल है। केयरफुल का ऑपोजिट हमारे पास क्या बनेगा, केयरफुल का ऑपोजिट हमारे पास बनेगा नेग्लिजेंट। तो ये नेग्लिजेंट, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास कंपैशन आ जाता है। कंपैशन का ऑपोजिट हमारे पास क्या बनेगा, कंपैशन बेसिकली हमारे पास मेहरबान या रहम होना, और क्रुअल्टी जुल्म, तो ये ऑपोजिट है। कंकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। कंकॉर्ड बेसिकली किसके ऑपोजिट में आता है, डिस्कॉर्ड के मीनिंग में। डिस्कॉर्ड कहते हैं झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं होगा, डिस्कॉर्ड। उसके बाद और कंकॉर्ड बेसिकली सुकून आरामदेह चीज। उसके बाद कॉन्स्पिशियस हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास किसके मीनिंग में आएगा, दैट विल बी, ये हमारे पास इनकन्पिशियस के मीनिंग में आएगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कई तो बिल्कुल सेम ही होते हैं। कंस्ट्रक्ट हमारे पास आएगा, कंस्ट्रक्ट करना और डिमोलिश करना। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, ये 16 वाला, करेज। करेज का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी कवर्डियस। तो ये कवर्डियस बेसिकली बुजदिली से, ठीक है, करेज और हौसला मंद से, ठीक है। उसके बाद क्रेडिबल हमारे पास आ जाता है। क्रेडिबल बोला जाता है आला चीज को, अच्छी चीज को, तो ये हमारे पास इनक्रेडिबल बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज इनक्रेडिबल उम्दा। क्रिटिकल हमारे पास क्या बनता है, नाजुक। और इसी तरह हमारे पास अप्रूविंग क्या आ जाता है, इसका ऑपोजिट। उसके बाद डियर हमारे पास आ जाता है। डियर, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, चीप, ठीक है। डियर प्यारे मतलब महंगा चीज, और चीप सस्ता। डेफिसिट हमारे पास आ जाता है। डेफिसिट बेसिकली किसको बोलते हैं, डेफिसिट हमारे पास बनेगा जो हमारे पास मुश्किल से चीज पूरी हुई हो। इसी तरह हमारे पास होता है मतलब अमाउंट है ना, जो बिल्कुल स्मॉल सी हो, मुश्किल से चीजों को पूरा किया जाए। और सरप्लस कहते हैं किसी चीज का बच जाना। डिमोलिश हमारे पास नेक्स्ट वन, बस यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तो ये एंटोनिम आप लोगों के पास है जो मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाए हैं। उसके बाद लास्ट पे देख लेते हैं सिनोनिम एंटोनिम, हमारे पास वो सारे हो गए। लास्ट पे हमारे पास कंप्रीहेंशन आ गए। लो जी, अब आ जाओ जरा कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं। कंप्रीहेंशन 5 टोटल आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, एक मैं करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद देखने हैं, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को पता ही है कंप्रीहेंशन का एक ही रूल है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे। वेरी वेल, अब्दुल्ला रफीक ने सबसे पहले बताया, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर ऑफ एयर एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस। अच्छा, ये उन्होंने फिजिक्स का ही दे दिया हुआ है, ये तो वैसे आपको भी पता है। जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम होगी, जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे प्रेशर कम। ये वैसे फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इंग्लिश के स्टूडेंट होने के साथ साथ हम तो फिजिक्स के भी स्टूडेंट है, तो इसलिए हमें इस चीज का पता है। तो इसलिए हम किसको चूज कर लेंगे, हम सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे कि व्हाट हैपन टू द प्रेशर व्हेन स्पीड इंक्रीजेज। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एयरफॉइल शेप। एयरफॉइल शेप का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, आज जरा मिलके इसको ना ऊपर से ढूंढते हैं, ये ढूंढना है, ठीक है। एयरफॉइल का आपने प्रॉपर मुझे बताना है कि इसका लाइन मुझे बताएं कौन सी लाइन है, मैं भी आप लोगों के साथ ढूंढ रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखें, 1 2 3, यहाँ पे फिफ्थ लाइन में ऊपर से नीचे चेक करो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये चेक कर लें, ये लिखा हुआ है दस जनरेटिंग लिफ्ट। तो ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ पे। तो जरा अब इसको जाके पढ़ते हैं नीचे से। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर एयरफॉइल शेप, तो इसका प्राइमरी क्या होता है, टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस दैट जनरेट्स लिफ्ट। तो ये अभी मैंने आपको हाईलाइट भी करके दिया है। एवरीबडी एग्री और नॉट, फुल एग्री करते हैं आप लोग, चेक करो कैसे मजा आ रहा है ना अब इसको करने में। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द फोर प्राइमरी फोर्सेज एक्टिंग ऑन एयरक्राफ्ट ऑफ फ्लाइट। इसके ऊपर ना फ्रिक्शन की फोर्स नहीं लगती है, बाकी सारी लगते हैं, वैसे ये पता है। और ऊपर भी आप लोग देखोगे तो ये सारी फोर्सेज लग रही हैं, चेक कर लो। अदर फोर्सेज एक्टिंग एयर फ्लाइट, यहाँ पे ये थर्स, ये सारा कुछ है, और ये लिखा हुआ है, और वो यहाँ पे ये सारी फोर्सेज हैं, चेक कर लो। लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स का जिक्र नहीं है, सो फ्रिक्शन की फोर्स राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे ये बाकी जो कंप्रीहेंशन हैं, ये 2 3, ये आप लोगों ने खुद इनको रीड आउट करना है। तो क्या आप सारे स्टूडेंट, ये पूरी पीडीएफ आपको आएगी, विद सोल्यूशन आएगी। सारे स्टूडेंट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बताएं, क्या एनोलॉजीज जो मैंने आप लोगों को
करवाई, ये वाली सारी आप लोगों ने ये हुई डन। सिनोनिम्स हमारे हुए डन, उसके बाद एंटोनिम्स हमारे हुए डन, और उसके बाद हमारी कंप्रीहेंशन होगी डन। अब देखो ना, अल्टीमेटली अब ये पीडीएफ जब आपको आएंगी ना अच्छे तरीके से, तो आपने अब इनको मजीद पढ़ना है, मजीद पढ़ना है इनको अच्छे तरीके से, ठीक है। इंग्लिश हमारा 20/20 डन हुआ। उसके बाद अब हम मूव करते हैं बेसिक मैथ की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पहले कुछ मैं आपको बेसिक मैथ की कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बाकी ये वाले क्वेश्चंस। ये नीचे चेक करो ना, तो ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एयर के, नेट के, कॉम सेट्स के, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक मैथ के बारे में कुछ जनरल गाइड करना चाहता हूं। और ये जो मैं अभी आपको गाइड करने वाला हूं, इसमें आपके 5 से 7 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे, और बाकी एमसीक्यूज जब मैं आपको वो पीडीएफ करवाऊंगा उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ पे अब बताएंगे कि आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है। मैं आपको यहाँ पे ना एक ये बोर्ड को शो कर रहा हूँ, तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे ये वाली। क्या स्क्रीन आप लोगों को ये बोर्ड शो हो रहा है? अच्छा जी, अब आ जाएं। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले मैं बेसिक मैथ के बारे में बता दूं ना, तो बेसिक मैथ का पोर्शन आपके एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आएगा। और ये जो आपका बेसिक मैथ का पोर्शन आएगा ना, यहाँ पे देखें आप लोगों का, जो एयर यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेसिक मैथ का पोर्शन आएगा, इस बेसिक मैथ के पोर्शन को फर्दर स्प्लिट किया गया 3 के अंदर। एक होगा अरिथमेटिक, एक अरिथमेटिक होगा, एक आप लोगों के पास होगा अलजबरा, ठीक है, एक आप लोगों के पास होगा ज्योमेट्री। अभी आप लोगों को मैं बताता हूं अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप लोगों के क्या क्वेश्चंस आएंगे, शेप्स के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप लोगों के सर्कल के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सर्कल का एरिया वगैरह निकालना। स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर का पेरीमीटर 4x, उसका एरिया वगैरह ए स्क्वायर। उसके बाद आप लोगों के पास जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद ट्राई एंगल का एरिया वगैरह फाइंड आउट करना, 1/2 लेंथ इंटू बेस, ये वाले आएंगे। उसके बाद अलजबरा के अंदर सिंपल आप लोगों को फैक्टराइजेशन करने का पूछा जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालने का। इस तरह के बहुत बेसिक जो मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। अरिथमेटिक के अंदर से फर्दर आते हैं मीन के क्वेश्चन, मॉड के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वो फास्ट के बेसिक मैथ में पूछा जाएगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। उसके बाद परसेंटेजेस के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद वर्क प्रॉब्लम आ जाते हैं। और उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले आ जाते हैं। तो आए जरा पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको करवाना चाहता हूँ यहाँ पे स्पीड और टाइम वाले प्रॉब्लम। ध्यान से देखें, एक रिलेशन याद रखना है, एस इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब यहाँ से एस डिस्टेंस है, वी स्पीड है, टी टाइम है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको दी गई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, आपको बोला गया इसको मीटर पर सेकंड में करो। तो 36 है ना, किलोमीटर मीटर में जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। ऐसे ये 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं, 60 हैं। और एक आगे मिनट में कितने सेकंड है, 60 हैं। तो चेक करो ये कितना बन गया, ये 36 आगे हमारे पास 3 जीरो आ गई, ऐसे ही है। डिवाइडेड बाई ये 60 × 60, 36, 2 0 2 0 से कैंसिल, 36 से, तो ये बन गया 10 मीटर पर सेकंड। गॉट इट? सारे स्टूडेंट को फुल क्लियर हुआ कैसे आपने इसको कन्वर्ट करना होता है? तो ये पहला चीज आती है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है सिंपल वेलोसिटी। उसने ये फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे दी, वेलोसिटी उसने दे दी थी 36 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम दे दिया था फॉर एग्जांपल 2 आवर का टाइम दे दिया। और आपसे पूछा कि एक कार है दैट इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर, इट मूव टुवर्ड एनी डायरेक्शन और ईस्ट, कोई भी डायरेक्शन बताता है, फॉर 2 आवर्स, देन इट विल कवर डिस्टेंस आफ्टर 2 आवर, के 2 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एस इक्वल टू वी टी। तो ये 36 × 2 कितना बन गया, 72। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर ही रहने दो। उसके बाद आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो एस अपॉन टी, ये वाला यूज कर सकते हो। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले अगर कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो याद रखो, वी टी ग्राफ की जो हमारे पास स्लोप होती है एक्सेलरेशन को बताती है, और जो एरिया अंडर द कर्व होता है ये हमारे पास डिस्टेंस को बताता है, याद रखेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्क प्रॉब्लम। अब इसकी तरफ आओ, उसके बाद आपको पीडीएफ करवाता हूं। अब वर्क प्रॉब्लम पे आ जाओ। वर्क प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं जरा देखो। अगर तो आपको ए का वर्क निकालना है ना, एक दिन का, वो 1/a होता है। अगर बी का निकालना है तो 1/b होता है। आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि वर्क प्रॉब्लम निकालना है तो 1 क्यों किया जाता है, बिकॉज हम निकालते हैं एक दिन का काम। मान लो आपको बोला जाता है कि एक ए काम है, ए बंदा
एक काम को करता है 6 दिन में, तो उसका एक दिन का काम कितना निकलेगा, दैट विल बी 1/a, और होगा 1/6। और एक दिन का काम ही तो मैटर कर रहा होता है, उसी बेस पे आप बाकियों को निकालते हो। इस तरह बी का जो टोटल काम है वो करता है 5 दिनों में एक काम, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, तो वो 1/b हो जाएगा ना, 1/5। और अगर आपने इनका कंबाइंड वर्क निकालना है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो 1/ab होता है, दैट इज 1/a प्लस 1/b। बहुत ही मजे के ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक ए दिन में काम करता है 6 दिन में, बी एक काम को करता है 5 दिन में, तो कंबाइन निकालिए, तो 1/ab इक्वल टू आपने 1/a, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/6 1/5, एलसीएम बना 30, 6 5 प्लस 6 11/30 बना। लेकिन 11/30 उनका बना दोनों जो एक दिन में काम करते हैं, आपने निकालना है उनका टोटल, तो वो ए बी कर लें, इसको उल्टा कर लें, वो बन जाएगा 30/11। गॉट इट। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास वर्क प्रॉब्लम भी हो गया। उसके बाद परसेंटेजेस पे आ जाओ। ये वो टॉपिक है जो आपके हर एक एंट्री टेस्ट के अंदर, जिसमें बेसिक मैथ आता है, पूछा जाता है। अब इसमें आपको कुछ चीजों का तो पता ही होगा कि पर का मतलब होता है आउट ऑफ, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, और हमारे पास परसेंट का मतलब फिर क्या बन गया, परसेंट का मतलब बन गया आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 को क्या लिख सकते हैं, आउट ऑफ 100 को लिख सकते हैं 1/100। तो इससे हमें आज पता चला कि दुनिया जहान में आपको कहीं पे भी परसेंट दिख गया तो इसकी जगह पे 1/100 लिख देना। मान लो मैं आपसे कहता हूँ 2%, तो क्या लिखोगे, 2/100। इस तरह मैं आपको कहता हूँ X%, तो X/100। तो ये आपके पास आ जाता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1/100 किया जाता है। और परसेंटेज में जाने के लिए ये दो पॉइंट आप लोगों ने नोट रखने हैं। अगर तो इन टू परसेंटेज, यानी अगर तो परसेंटेज में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 किया जाएगा। और अगर आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जा रहे हो तो फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई बाई 1/100 करना है। ये दोनों बातें कभी भी आप लोगों ने नहीं बोलनी। एक ये वाली कि अगर परसेंटेज में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 100, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 25%, इसको करके दिखाओ फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, तो आप अब क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो, अब 25 को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये 1/4 बन गया। अगर लिखा हुआ है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 200, और मैं आपको कहता हूँ ये 200 है, इसको आप परसेंट में लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे, 200% लिखोगे, और इसको आप क्या कर दोगे, 200 मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि परसेंटेज में जाने के लिए आप लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं कुछ मीन मॉड के रिलेटेड, जल्दी से आप बताएं, इसको आगे फिर कवर अप करते हैं। जैसे 2 2 4 4 है हमारे पास, 6 है, 7 है, 9 है, 9 है, 9 है। मुझे बताएं इसका मॉड कितना होता है। मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड टर्म को, तो इसमें 9 3 दफा रिपीट हुआ है तो ये इसका मॉड होगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 1 2 2 3 3, इसका मॉड बताएं, इसका मॉड क्या होगा। अल्फा ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन हमारे पास बोथ ए एंड बी, और डेल्टा ऑप्शन मॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखिएगा ये तीनों ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका हमारे पास क्या होगा, बोथ ए एंड बी के, 1 भी है, 2 भी है, और 3 भी होगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट तो तब आएगा ना कि जब हमारे पास सारे ही एक जैसे हमारे पास आ जाए, 1 2 3 4 5। तो अब इसका आता है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आता है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सारे एक एक बार आए हैं। जब भी रिपीट कोई होता गया, जब भी कोई रिपीट होता गया तो मॉड बन जाता है। जैसे हमारे पास आ जाता है एक्स वाई, एक्स फिर वाई फिर जी फिर एक्स, तो इसका मॉड कितना होगा, अब इसमें एक्स 3 बार आया हुआ है तो एक्स होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास एक दो चीजें और आ जाती हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है 2 4 6 8, तो इसका मीडियन कितना होता है, ये मिडल टर्म। अगर तो इवन सीक्वेंस है तो मिडल टर्म एवरेज लेके किया जाता है, तो 10/2 5 आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास ऑड सीक्वेंस आ जाए 2 4 6 8 9, तो ये दरमियान वाला मीडियन होता है, तो 6 आ गया। ये कुछ बेसिक चीजें तो जो बताई हैं। अब आओ चलते हैं यहाँ पे पीडीएफ की तरफ। अच्छा जी, अब बेसिक मैथ के यहाँ पे आपको ओरिजिनल पास पेपर वगैरह एंटी स्नैट कॉम सेट्स के वो भी मिलेंगे और कुछ बाकी भी मिलेंगे। आओ जरा वन बाई वन इनको करते जाते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे आप लोगों को क्या ये स्क्रीन नजर आ रही है। वेरी वेल डन। अच्छा जी, आप लोगों को क्या यहाँ पे ये पूरी नजर आ रही है ये स्क्रीन, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हो ये स्केयर रूट देन एक्स स्केयर माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होगा। तो चेक कर लो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स स्केयर रूट इक्वल टू 9 है। दोनों तरफ स्केयर ले लो तो एक्स इक्वल टू क्या 81 के इक्वल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्यू को यूज कर दो, एक्स स्केयर क्या बन जाएगा 81 का स्केयर
माइनस ये कितना बन गया 81। तो मुझे बताओ 81 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनता है? 81 का स्क्वायर बनता है 6561, ये हमारे पास बनता है, माइनस ये 9 आ गया, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बनेगा 6552। एवरीबडी क्लियर? यस और नो लिख के बताएं, तगड़ा रिप्लाई करना आप लोगों ने। फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फुल क्लियर, वेरी वेल डन। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के 4, यहाँ पे ये सारा कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें जी। आपको पता ही है यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, जरा इसका देखते हैं। 4W+3 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to power 3W माइनस, ये W-1 बिल्कुल लिखा जा सकता है, आपको पता है ये, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये 2 raised to power 3 और अंदर हमारे पास क्या बचा, दैट इज W-1। ओके जी। तो आपको पता ही है यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 2 और आगे W+3 और ये 3 into W-1। बेसिस सेम कैंसिल हुई, तो इधर बना 2W, अंदर मल्टीप्लाई करो +6 इक्वल टू 3W-3। ओके जी, आपने W की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 3W-2W हो गया, और ये 3 को उधर भेज दो, तो 6 + 3 हो गया, तो W = 9 आया। एवरीबडी क्लियर? यस और नो लिख के बताएं, यस और नो लिख के बताएं, फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करें। द सम ऑफ 4 consecutive इंटीजर इज ग्रेटर देन 50, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 इंटीजर्स? ओके जी, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सम ऑफ 4 consecutive इंटीजर्स, तो मैं मान लेता हूं एक इंटीजर x है, एक हमारे पास x+1 है, एक हमारे पास x+2 है, एक हमारे पास x+3 है। ये कब लेंगे? जब भी 4 consecutive इंटीजर्स की बात होगी, यही लिए जाएंगे। तो उसका बोल रहा है सम कितना है, ग्रेटर देन 50 है। चलो जी कर लेते हैं। तो x+1 प्लस x+2 प्लस x+3, ये ग्रेटर देन 50 आ रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ 4 इंटीजर? तो इनकी हम ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू को निकालते हैं, कितनी बनेगी जरा ध्यान से देखो। तो ये हमारे पास कितना बना, x और ये x, तो ये बन गया 4x प्लस ये हमारे पास कितना बनेगा 1 2 3 3 + 3 6, तो ये कितना बन गया 6 ग्रेटर देन 50 है। तो 4x ग्रेटर देन, ये उधर गया तो क्या बन गया 46 बन गया, 44 बन गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 50 में से 6 को माइनस किया तो 44 बन गया। ओके जी, तो मुझे सारे बच्चे बताएंगे x का वैल्यू कितना बन गया, ग्रेटर देन 11 आ गया। तो इट मीन्स के x का वैल्यू ग्रेटर देन 11 आएगा, और वो किसके लिए हमारे पास बनेगा, सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे यूज करो। तो ये हमारे पास क्या क्या बनेगा, x की वैल्यू तो 11 आ गई, उसके बाद x+1 ए क्या बनेगा, दैट विल बी x ग्रेटर देन 12, एक हमारे पास x ग्रेटर देन 13, एक x ग्रेटर देन 15 बनेगा। उसने क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू? तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 15 वाली होगी। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज 3x इस पूरे के इक्वल आ रहा है, ठीक है, y, और आगे ये 3z के भी इक्वल बन रहा है हमारे पास, इसको डिवाइड करके लिख लो, ठीक है, ऐसे करके, बल्कि इसको दोबारा देखते हैं। 9x प्लस हमारे पास ये पूरा किसके इक्वल आएगा? तो थिंग इसके सबसे पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है कि आपको पता है 3x जनाब इसके भी इक्वल आ रहा है, इसके भी इक्वल आ रहा है। अगर आप इजाजत दें तो 3x = 3z लिखा जा सकता है, बिल्कुल सेम है। अगर आप बोलें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 3z है, ये 5y के भी इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर ये 3x 3z के इक्वल है, तो क्या इधर से मैं ये कर सकता हूं कि 9x = 9z होगा? कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आगे अब चेक करो, आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, तो चेक करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 9x + 5y। तो भाई इसकी वैल्यू में 9x की जगह पे क्या मैं 9z पुट कर सकता हूं, और आगे 5y की जगह पे मैं 3z पुट कर देता हूं, तो कितना बन गया 12z बन गया, ऐसे 9, तो ये कितना बन गया, दैट विल बी 12z। सारे स्टूडेंट बताएंगे, एवरीबडी क्लियर और नॉट, यस और नो लिख के बताएं। 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मजा आया? ऐसे ही आप लोगों ने इसको करते जाना है। नेक्स्ट वन इज x² - y² इसके इक्वल है, x - y इसके इक्वल है, एवरेज ऑफ x एंड y कितना होगा? तो ध्यान दिया करो आप लोग, ध्यान इधर उधर देते हो, ध्यान दो। तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास x² - y² = 28 लिखा हुआ है। क्या मैं इसको a+b बना के लिख सकता हूँ इक्वल टू 28? एक ही बात है। तो भाई x - y की वैल्यू तो ये गिवन है ना, तो इसको यहाँ पे पुट कर लो, तो x+y और आगे x - y की जगह पे 8 = 28, तो ये x+y = 28 / 8, तो कितना बन गया, 2 1 2 4 2 4 8, तो ये बन गया 7, सॉरी ये बन गया 2 7 2 2 तो 7/2 बना, बिल्कुल बना। तो यहाँ पे अब चेक करो, हमारे पास एवरेज निकालना है, वो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y। तो एवरेज कैसे लिया जाएगा, एवरेज लिया जाएगा x+y/2। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट इज 7/2। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास एवरेज, सॉरी कितना बन जाएगा, x और y की वैल्यू, दैट वन विल बी, यहाँ पे ऊपर हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 7 हमारे पास, और नीचे हमारे पास बनेगा 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट विल बी 7/4।
4 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1.7 समथिंग। तो 1.75 अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि एवरेज फाइंड आउट करना है ना। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके उस पर डिवाइड किया जाता है। तो दोनों को ऐड करो और इस पर डिवाइड करो, दैट विल बी हमारे पास 1.75। आगे आ रहा है सम ऑफ इन सब का किसके इक्वल आएगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सब का सम आप लोगों ने करना है, चेक करो। ये हमारे पास 0.01 है। 0.01 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 0.1। 0.81 का हमारे पास क्या होता है, दैट इज 0.9। 1.21 का हमारे पास क्या होता है, 1.1। 0.009 का हमारे पास होता है दैट इज 0.3। तो इसका सम करोगे तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 2.13। सो दैट इज वाई राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी बीटा। अगर ये मुश्किल लगा तो एक मुझे दूसरा तरीका भी आता है। दूसरा तरीका क्या आता है, जरा देखो, शॉर्ट ट्रिक, ये वैसे शॉर्ट ट्रिक था इसका। जरा ये देखो पॉइंट, ये पहले वाले को देखो ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/100। अब ये तो एग्री करते ही हो गए। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 81/100, बिल्कुल। आगे 121/100 प्लस 9/10,000। 10,000। अब चेक करो 1/100 का क्या 1/10 बनता है, इसका क्या 9/10 बनता है, इसका क्या 11/10 बनता है, इसका क्या 3/100 बनता है, बिल्कुल बनता है। लो जी, अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमारे पास इन सब का कितना आ जाएगा, दैट विल बी यहाँ पे 100। तो ये हमारे पास 10 प्लस यहाँ पे 90 प्लस ये 110 प्लस 3। तो अब इन सब को करके वो चेक करोगे, दैट वन विल बी 2.13। ये मुश्किल लगा तो ये वाला लेंथी था, तो मैंने ये आपको शॉर्टकट बता दिया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इफ एक्स लेस देन वाई लेस देन जी लेस देन जीरो, तो देन आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ग्रेटेस्ट। तो इसमें से ग्रेटेस्ट हमारे पास क्या होगा, तो याद रख लो, अगर हमारे पास एक्स अपॉन जी करेंगे तो ये इनमें से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जी सबसे छोटा है। तो एक्स अपॉन जी, जितना जी छोटा होगा उतनी वैल्यू हमारे पास बड़ी आएगी। नीचे जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी होती है उतनी हमारे पास ओवरऑल वैल्यू बड़ी आती है। फिर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट वन, ये पूरा हमारे पास आ रहा है। तो सिंपल इज दैट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये बनेगा 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। लो जी, अलग इधर आके खोपचे में इन सब के एलसीएम ले लेते हैं। 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। तो मुझे बताइएगा शाबाश, एलसीएम कितना आ गया 5। तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो कितना बना 7 9 10। 10/5 कितना बना 2 बना। ओके जी, 5 रेज टू पावर 2 बनी। 5 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 5 इंटू 5, दैट विल बी 25। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यस विद रेड हर्ट, नो विद ब्लैक हर्ट। जरा मुझे आप लोग बताएं, जरा पता चले कितने परसेंट क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके जी, ऐसे एक्टिव होके बैठोगे तो मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। वेरी वेल डन। नहीं नहीं, 5 किधर से कैंसिल हो गया, 5 किधर से कैंसिल हो गया, चेक तो करो। मैंने इसको अलग, ये पूरी जो पावर है ना उमर, मैंने इन पूरी पावर का इधर एलसीएम लिया है। ये तो बहुत ही बेसिक सा है, ये चेक करो। तो ये हमारे पास 2 बना ना, तो ये चेक करो, ये 5 2 सा, तो ये वाला ये पूरा 2 के इक्वल आया ना यहाँ पे। ये वाला देखो ऊपर पावर का मैंने लिया है। उमर आपको फुल क्लियर हुआ अब, उमर फारूक फुल क्लियर हुआ, यस और नो लिख के बताओ जल्दी से। वेरी वेल डन। ओके जी, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज के 7A 7B, ये इसके इक्वल है व्हाट इज डी इन टर्म ऑफ ABC। ओके जी, तो सबसे पहले ये चीज है कि ये सारा हमारे पास 7C अपॉन इसके इक्वल आ रहा है। तो क्या मैं इसको A प्लस बी लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये चेक करो, ये हमारे पास कितना बनेगा 49, ऐसे ही है। तो 7 to 7 49 बना, और ऊपर पावर A प्लस बी बन गया। और ये हमारे पास कितना बना 7C माइनस डी के इक्वल आ गया, ऐसे ही है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर और आगे A प्लस बी इक्वल टू 7C माइनस डी बन गया, बिल्कुल ठीक है। तो बेस सेम है, तो ये 2A प्लस 2B इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, C माइनस डी के इक्वल आ गया, ऐसे ही है। तो यहां से हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर आप इसको इधर भेजोगे तो ये C माइनस, अब यहाँ पे ये C माइनस ए ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और B भी इधर आके माइनस होगा, तो माइनस बी में ही बनेगा ना। तो C माइनस ए माइनस बी कहीं पे दिख रहा है, ये बीटा ऑप्शन में। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ठीक है, ये 2 नहीं ना साथ आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा C माइनस ए माइनस बी बन जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट वन इज 2x-5 इक्वल टू 98, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x+5। हाँ, ये पावर ऐड होंगे ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, वो स्क्वायर नहीं ना बनेगा, आपको बेसिक पता ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 2x-5 इक्वल टू 98 है। तो इसको लिख लो, 2x-5 इक्वल टू 98 है। तो 2x इक्वल टू, ये इधर ऐड हुआ तो 103 बन गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी दैट विल बी 103। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इसमें ऐड हुआ तो 103 बना। तो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चल के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी, दैट विल बी 103।
तो अब हम लिख सकते हैं कि 2x+5 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 103/2 और आगे +5, 2 से कैंसिल हुआ, 103 + 5, तो वैल्यू आ गई 108। एवरीबडी क्लियर? यस और नो लिख के बताएं। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये गिवन था और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके जी, नेक्स्ट वन इज कि इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 10 एंड द डिफरेंस इज 2, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके जी, अगर दो नंबर ले लो, x+y ले लो, x+y = 10 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, x+y = 2 आ रहा है। लो जी, आप लोगों ने क्या निकालना है, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकाला यानी x और y दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, बाद में निकालते हैं, पहले ये चेक करो। ऐड किया तो 2x = 12 आया, x = 6 आ गया। अब किसी एक में पुट करो, इसी में पुट कर लो, x की जगह पे 6, तो चेक करो y उधर गया, 2 इधर आया तो 4, क्या y की वैल्यू 4 आई? बिल्कुल आई। अब प्रोडक्ट निकालो, x की जगह 6, y की जगह 4, तो 6 × 4 कितना बना, 24। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे है इफ a इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x2 - 4 = 0 एंड b इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x2 - 3x + 2 = 0, हाउ मेनी एलिमेंट आर इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन में कितने हमारे पास होंगे, तो टोटल भाई चेक कर लेते हैं। टोटल हमारे पास यूनियन में कितने बनेंगे, चेक करो। ए के अंदर हमारे पास ये है, बी इज द सोल्यूशन सेट ऑफ ये, तो यहाँ पे चेक कर लो, ये हमारे पास है x² - 4 = 0, तो इसको लिख सकते हैं a - b और a + b, ऐसे ही है, =2 आ गया। तो x = 2 भी आ गया और x = -2 भी आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को चेक करो, तो ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, x² - 3x + 2 = 0। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, या मिड टर्म को ब्रेक करके बिल्कुल आ रहा है। तो अगर मैं इसको लिख लूँ x² - 2x और -x + 2 = 0, x कॉमन आया, x - 2 इधर से -1 कॉमन आया, x - 2 = 0, तो x - 2 = 0 और x - 1 = 0, ऐसे ही है। तो इधर से आया x = 2 और इधर से आया x = 1, ऐसे ही है। तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास से यूनियन के अंदर टोटल कितने आएंगे, तो हमारे पास से यूनियन के अंदर टोटल आएंगे, अगर इन दोनों का यूनियन ले, तो क्या 1 है, बिल्कुल है, 1 लिखेंगे, इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद 2 इधर है, इधर भी है, तो एक दफा लिखेंगे। उसके बाद -2 है, -2 लिखा, तो मुझे बताओ यूनियन में टोटल कितने आए, यूनियन में टोटल कितने आए, 3 आए या नहीं आए, टोटल एलिमेंट 3 आए। मजा आया इस क्वेश्चन का, कैसे सॉल्व करना था। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इफ 0 is less than a < 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू। कौन सी बातें इसमें से ठीक लिखी हुई हैं, तो भाई यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो 1 और जो हमारे पास 2 है कि a - b नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यों बोला, क्योंकि ये 0 से < आ रहे हैं, तो a - b करोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, बिल्कुल। यानी a - b नेगेटिव आएगा और 1/a भी पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो ओनली 1 और 2 ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, ट्रू लिखी हुई है। उसके बाद है इफ p एंड q आर प्राइम्स, जो हमारे पास >2, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो कौन सी बात इसके अंदर से हमारे पास बिल्कुल ठीक होगी, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास पहला क्या लिखा हुआ है, पहली चीज हमारे पास लिखी हुई है, दैट वन इज के इफ पी एंड क्यू आर प्राइम >2, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसमें से कौन सी बात हमारे पास ठीक होगी, तो याद रखो हमारे पास यहाँ पे जो 1, 2 और थर्ड है, ये तीनों हमारे पास क्या होंगी, ठीक होंगी। ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है, दैट विल बी राइट ऑप्शन, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट टाइप द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू वन ऑफ द इंटीजर, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स। ये वाली क्वेश्चन हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो आप इंटीजर ले लो, कंसेक्यूटिव इज इक्वल टू वन ऑफ द इंटीजर, द लार्जेस्ट कितना होगा, तो एक ले लो आप -2, एक ले लो -1, एक ले लेते 0, एक ले लेते 1। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास इसका कितना बन जाएगा, दैट वन विल बी ये +2 हमारे पास। और वो आगे कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वन ऑफ द इंटीजर, वन ऑफ द इंटीजर की लार्जेस्ट हमारे पास पॉसिबल क्या बनेगी। तो चेक कर लो, 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेगी, या तो -3 या -2 या -1 और एक 0। तो ये हमारे पास बनेगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास 3 है, सो दैट इज बाय डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टुडे इज संडे व्हाट डे विल बी इन 500 डेज। लो जी, अगर आज संडे है तो आप लोगों ने याद रखना है कि 500 है, ठीक है, 500 डेज के बाद कौन सा दिन बनेगा, तो इसको आपने 7 पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 × 1 तो 7, तो पीछे रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है, 3 बचता है। तो रिमाइंडर 3 है ना, तो जाहिर बात है अब 3 आगे लेके चलो, तो मतलब 7 पे आपने डिवाइड किया, तो इसका मतलब है इतने डेज के बाद, इतने डेज के बाद तो संडे ही आएगा। अब 3 ऐड कर लो, संडे के बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेंसडे। चलो जी, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन बना कि आज अगर संडे है तो 500 दिनों के बाद कौन सा दिन बनेगा, वेंसडे बनेगा। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 10 कंसेक्टिव नंबर इज पॉजिटिव व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ देन कुड बी नेगेटिव। इनका कौन सा नंबर हमारे पास नेगेटिव बन सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लो, प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, कौन कौन से कंसेक्टिव नंबर हम ले लेते हैं, -10, -9, -8 अप टू सोन -1 तक चले जाते हैं। तो इसकी प्रोडक्ट हमने क्या करनी है, पॉजिटिव। तो ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या होगा, वो -10 ही होगा ना। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इफ 8x इक्वल टू 7 देन 8x प्लस 7 रेज टू पावर 2, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो 8x प्लस 7 हमारे पास है, ऊपर ऊपर स्केयर आ रहा है हमारे पास, ऐसे ही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब 8x इक्वल टू 7 है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7/8 आ जाएगी, x की वैल्यू 7/8 आ जाएगी, ऐसे ही है। +7 होल स्केयर, 8 8 से कैंसिल हुआ तो क्या ये बनेगा, 7 + 7 का होल स्केयर। और आप लोग जानते हो ये 7 + 7 14 का होल स्केयर किसके इक्वल आता है, 196 के इक्वल आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। गॉट इट। क्या आप लोगों को फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबको क्लियर, वेरी वेल है। अब्दुल्ला रफीक को भी क्लियर, अब्दुल्ला को भी क्लियर हो गया, उसवा को भी क्लियर हो गया, वेरी वेल है। बाकी सब ने भी बहुत ज्यादा लाइन लगाई हुई है, ठीक है, वेरी वेल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। Next one is three piece of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the length. What is the greatest possible length of each plank? तो हर एक की possible length हमारे पास कितनी बन जाएगी। तो यहाँ पे याद रखें हमारे पास इसका हम क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। तो HCF हमारे पास 42 का, 49 का और 63 का HCF हमारे पास क्या आएगा, दैट वन विल बी किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 7 पे हो रहे हैं ना। 7 6 7 7 7 9 तो 7 हमारे पास बनेगा, तो इसलिए राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। कौन सा इंटीजर यहाँ पे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे चेक करें, अगर हम पुट करें 18 को, 18 - 2 कितना बनेगा, 16। मॉडुलस लेस देन 5 बनता है, बिल्कुल, क्योंकि मॉडुलस एक्सपैंड होकर दो वैल्यूज देता है, नेगेटिव भी बनता है। सो दैट इज वाई वी कैन से कि ये डेल्टा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों बोला, क्योंकि जब ये मॉडुलस एक्सपैंड होता है ना, तो दो वैल्यूज देता है, एक प्लस की और एक माइनस की। और माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी होती है, सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के x + 3/6 इक्वल टू 12/x + 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बन जाएगा x² + 4x + 3x + 12 इक्वल टू, अब 12 × 6 कर लेंगे, दैट वन विल बी हमारे पास 12 इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पे, 72। ठीक है, तो एज इट इज 72 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वन विल बी कि हमारे पास ये x² + 7x + 12 और ये इधर आके माइनस हो गया। तो ये x² + 7x इसमें से माइनस करेंगे, दैट वन विल बी -60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, वैसे मजे की बात है, मजे की बात है, ये इतना लंबा चौड़ा मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ। अगर मैं ये डायरेक्ट 2 पुट करूँ ना, जैसे अब 2 को पुट करो, 5/6 इक्वल टू, ये सेम बना नहीं बना। अब यहाँ पे अगर 5 को पुट करो तो 8/6 बना। 5 को पुट करो, 8/6 बना। 8/6 को आप कैसे लिख सकते हो, 4/3। अब इधर पुट करो 5 को, तो ये 12/9 बना। 12/9 को क्या लिख सकते हो, 4/3। तो ये भी 4/3, ये भी 4/3। तो सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये मजे का है ना शॉर्ट ट्रिक, कि आपको अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो दोनों में पुट करके देखो, दोनों जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वो राइट ऑप्शन है। दोनों में ऑप्शन हमारे पास सेम आया। ये इसमें लेफ्ट में पुट किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 4/3। और इसमें हमारे पास राइट में पुट किया तो 4/3। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, दैट वन विल बी 5। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, देख लें। लेट ए बी इक्वल टू सी है वेयर ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स। इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सी इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन द इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग बाई इज, कि इन वैल्यू, इनकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी अगर इसको मल्टीप्लाई करो। सोचो ना, अगर ए को 3 से किया, सी को 2 से किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3/2, ताकि उसकी वैल्यू सेम रहे, बिल्कुल। सो दैट इज वाई ये हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अ टीम प्लेड 50 गेम्स ऑफ विच इट वॉन 24, विच पार्ट ऑफ गेम प्ले डिड इट लूज। तो कितना पार्ट उसने लूज किया। अब आपको पता ही है कि 50 में से 24 उसने वॉन किया है, तो लूज कितने हुए, तो लूज हुए हमारे पास 26। तो 26 कितने का लूज हुआ है, 50 का लूज हुआ है। तो इसको आप डिवाइड करके देख लो, तो 2 1 जा, 2 3 जा और 2 25, तो 13/5 हमारे पास 13/25 बनता है। सो दैट इज वाई डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हाट पार्ट ऑफ एन और एलिप्स between 10:45 a.m. and 11
9 AM। तो ऑर्स कितने हमारे पास कवर होते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये टोटल क्या बन रहा है, 10, 45 और 11। तो टोटल हमारे पास कितने ऑर्स बनते हैं, चेक करो, ये 15 और ये हमारे पास 24। तो 24 मिनट्स बेसिकली हमारे पास हैं क्या, 10:45 से 11:09 होने तक कितने मिनट्स का गैप आया है, 24 मिनट्स का ना। तो 24 मिनट्स को आपने ऑर्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल इज दैट, मिनट्स ऑर्स में जाएंगे तो 60 पे डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 आ गया। उसके बाद 2 6 जा 12, 2 15 जा, तो 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो क्या 2/5 आया या नहीं आया, मजा आया या नहीं आया, सही से बताएं। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन इज आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक 6/5, कौन सा 6/5 की तरह। अब ये वैसे सोचने वाली बात है कि हमारे पास 6/5 तो यही होगा ना, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, ऐसे ही है। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर व्हाट इज 5/4 एक्सप्रेस एज डेसिमल। तो 5/4 को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, सिंपल इज दैट, 5/4 को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो 1 पॉइंट, अब 2 आएगा और आगे 20, तो 1.25। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैलकुलेटर नहीं होगा, कैलकुलेटर के अलावा आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को। तो थिंग इज कि आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 10/7 पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, पुट करके देख लें। नेक्स्ट वन इज 4/7 ऑफ द 350 sophomores or at है हमारे पास more high school are girls and 7/8 them play on a team, how many sophomore girls do not play on a team, कितने जो पर्सन गर्ल्स हैं वो नहीं प्ले करेंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, वो 4/7 है किसका, 350 का। तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये चेक करो, 7 5 जा 0, तो 50 × 4 कितना बनता है, दैट इज 200। तो टोटल 200 गर्ल्स हैं इसके अंदर से। गर्ल्स हु प्ले ऑन टीम कितनी है, वो 7/8 है। तो 7/8 किसका, ये 200 का। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट वन विल बी, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये 2 4 जा 8, 2 10 जा 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 5 जा, तो कितना बन गया, 25 × 7 कितना होता है, 175 होता है। तो ये तो वो लड़कियां जो खेलेंगी ना, तो कितनी नहीं खेलेंगी, तो 200 लड़कियां थी उसमें से 175 खेलेंगी, तो पीछे जो नहीं खेलेंगी कितनी बची, 25 बची। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हमारे पास लिंड से एट 1/3 ऑफ ए केक एंड एमिली एट, वो ऐड करता खाता 1/4 ऑफ इट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक वाज स्टिल अनईटन। अच्छा जी, खाया उन्होंने, काउंट हम करें, ये भी मतलब अजीब है, सही है। आप एग्री करते हैं, खाया उन्होंने, लिंडसे ने और एमिली ने, लेकिन अब काउंट हम करेंगे। चलो जी, अपना कुछ पता है नहीं है, मिस्टर चिप्स का सारा पता होना चाहिए, कब पैदा हुआ, कब डेथ हुई, कब रिटायरमेंट ली। अपने पापा जी का नहीं पता कब रिटायर हुए, अंकल जी का नहीं पता कब रिटायर हुए, लेकिन मिस्टर चिप्स का हमें सारा पता है। तो ये आपकी लॉयल्टी है माशाल्लाह मिस्टर चिप्स के साथ। कल आपका पेपर है किसी का, बोर्ड का है पेपर किसी का कल, नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं है, अच्छा कईयों के है भी। ओके जी, अच्छा अच्छा। तो जितने मजे से आप क्लास ले रहे हो मुझे पता नहीं है पेपर, ये है माशाल्लाह से, सदके आप लोगों के, आप गैप ईयर वाले ही हो, मुझे पता है। अच्छा जी। ओके, आगे है लिंड से एट इतना वो करता है, तो यहाँ पे 1/3 और 1/4 है, तो टोटल उन्होंने स्टिल अनईटन, तो बाकी जो बचा हुआ वो है, वो कितना है। तो भाई टोटल क्या लो कि 1 केक था, उसमें से माइनस कर दो जितना इसने खाया और जितना इसने खाया, इनको ऐड करके। तो 1 माइनस एलसीएम ले लो, 12 आ गया, तो 4 + 3, तो कितना बन गया, 1 - 7/12। तो ये बचा हुआ केक है, तो 12 - 7, तो कितना बन गया, 5/12। तो 5/12 वो हिस्सा है जो अभी खाया नहीं गया, अभी ये बचा हुआ है। चलो अगली दफा एयर के दूसरे राउंड के अंदर ही अगर उन्होंने लिया तो उसमें ये करेंगे। 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140, आपको पता ही है। 77 इस की जगह पे इक्वालिटी, व्हाट की जगह पे एक्स, परसेंट की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 140 का 140, याद रख लो, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। व्हाट या विच कहीं पे भी नजर आ जाए तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स। अगर इज नजर आ गया वहां पे इक्वालिटी, ऑफ नजर आ गया तो वहां पे मल्टीप्लाई, और जहां पे परसेंट नजर आ गया वहां पे 1/100। तो ये 1 0 0 से कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास 2 7 बार 14, 2 5 बार 10, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 7x आ गया। तो x इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 5/7, तो ये 11 × 5 55% बना। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। डू यू पीपल एग्री और नॉट।
अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है 52% ऑफ 4500 इज इक्वल टू, एज यू नो ऑल के, ये हमारे पास बनेगा 52% की जगह पे 1/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 4500, 2020 से उड़ा तो ये 45 और 52 को मल्टीप्लाई, आज इधर करते हैं मल्टीप्लाई, 5 2 10, 0 5 5 25 26 आ गया, 4 2 8, 4 5 20, तो ये बन गया 0 14 3 2, तो 2 3 4 0, 2 3 4 0 कहाँ पे, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मजा आ रहा है ये नहीं आ रहा, सही से बताएं, फुल क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल, फैंटम को हो गया क्लियर, फहद को भी सही बताया, वेरी वेल डन, जवेरी ने भी ठीक बता दिया, वेरी, ताहिर ने नहीं हो रहा, ताहिर कह रहा है नहीं हो रहा। कई बच्चे वैसे ही नाराज हुए पड़े होते हैं, वैसे ही नाराज हुए पड़े, मतलब कहीं पे पानी वानी पीने गए होंगे और आए होंगे तो आगे में आगे चला गया होंगे, तो बाद में नाराज हुए पड़े हैं कि सर आप हमारा वेट नहीं किया, कोई बात नहीं। वट इज 4%, तो वट एक्स इज 4/100 ऑफ 4%, 4/100। ठीक है, कि इतने ही बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर रिप्लाई नहीं करते हो, तो मैं क्लास पढ़ाते हुए क्लास पढ़ाऊंगा, ये रिप्लाई करूंगा। ठीक है, रिप्लाई करने लग गया तो बोलेंगे सर मेरा नाम भी लिख दो, सर मेरा नाम ले लो, सर यहाँ पे कर लो, तो ऐसी ऐसी चीजें करने लग जाते हैं। 2020 से ये 2020 से कैंसिल हो गया। 4 4 × 16, 16 4 × 64, क्या बात है, क्या बात है, तो 64% बना, तो ये राइट ऑप्शन विल बी 64, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज 70% ऑफ ए नंबर, 70% ऑफ ए नंबर एक्स इज 4900, तो नंबर निकालना है, तो x इक्वल टू ये 4900 ऐसे ही है, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई, 70 इधर आके डिवाइड, आपको पता ही है 0 0 से उड़ाओ, 7 7 4 0 आ गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 70, तो ये बन गया 7000 बन गया। 7000 कहाँ पे है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन, सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट एवरीबडी क्लियर, यस और नो लिख के बताएं, यस और नो लिख के बताएं 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नहीं, नेम का नहीं बोला, वेरी गुड, वेरी, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 55% ऑफ 820। हाँ जी, मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है, जो आप क्वेश्चन मुझसे रेलिवेंट करेंगे मैं आपका आंसर करता जाऊंगा, अगर आप इरेलीवेंट अंदर करने लग जाएंगे ना, तो उसका मैं बिल्कुल नहीं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और बाकी अब ये नहीं है कि अब कोई एक आधा क्वेश्चन मिस हो गया तो अब वो कोई बहुत ही ज्यादा कोई लॉस हो गया, रिकॉर्डिंग एंड पे आपको मिल जाएगी। 55% ऑफ 820, ये देखो, तो 55% की जगह पे 1/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 820 इज 89, लेस देन, अब यहाँ पे आगे वो क्या कर रहा है कि ये हमारे पास लेस देन आ रहा है, तो ये हमारे पास लेस देन किससे आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक काम कर लेंगे, इसका शॉर्ट टेक्निक अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट बताता हूँ। ये हमारे पास है लेस देन 60% ऑफ व्हाट नंबर, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 60%, 60% कोई एक नंबर है एक्स, लेस देन है किसका 55% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और आगे किसका 820 का, तो ये आता है कितना, ये हमारे पास 89 आता है। तो यहाँ पे 60% की जगह पे 1/100, साथ एक्स का एक्स माइनस 55/100 मल्टीप्लाई बाय 820 इक्वल टू 89। अब सिंपल इज दैट, इसको 0 0 से काटो, 3/5 बना, 3x/5 बना, और इधर से माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 5 1 और 5 2, ऐसे ही है हमारे पास बनेगा, 5 1 1 आ गया, तो 11 हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा 20, तो ये हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 और 2 1, तो 41 × 11 कर लें, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 41 इक्वल टू 89, तो यहाँ से x की वैल्यू अब साइड पे करना कोई मुश्किल नहीं है, इस पूरे में से x की वैल्यू को साइड पे करना कोई मुश्किल नहीं है, ये इधर मल्टीप्लाई करके उधर चल के ऐड कर दो, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 900, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट बस क्वेश्चन आए पड़े हैं। एली गेट 50% ऑफ दैट हिज ब्रदर गेट्स व्हाट परसेंट ऑफ एली। यहाँ पे एक काम चेक करें, तो आप सपोज कर लें कि जो ब्रदर को मिलेगा वो 100 मिलेगा, ब्रदर को 100 मिलेगा, अली को कितना मिल रहा है, अली को मिल रहा है 50%। 50% किसका, 50% ऑफ 100, 100 का 50% कितना होता है, वो तो 50 होता है, तो परसेंटेज आप लोगों ने निकालनी है किसकी, उसके ब्रदर की निकालनी है, तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 100/50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो हमारे पास कितना बनेगा, दैट वन विल बी 0 0 से कैंसिल, 5 2 बार, तो वो 200% मिला, तो उसके भाई को कितना मिलेगा, दैट वन विल बी 200%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 80 टू 110 फ्रॉम 2013 टू 2016 तक, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज कितना, तो पहले बताओ पैसे कितने बढ़े, वो हमारे पास बढ़े, दैट वन विल बी 30 रुपीज बढ़े ना, अब 30 को परसेंटेज में लिखना है, तो 30 किसका बढ़े, 80 से स्टार्ट हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, 5 3 180 डिवाइड बाई 4, 180/4 हमारे पास कितना बनता है, दैट वन विल बी 4 4 बार 16, ऐसे ही है हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 30/80 मल्टीप्लाई बाई
100, जीरो जीरो से कैंसिल होगी, दो 4 बार 8, दो 5 बार 10। तो ये हमारे पास 150 होता है ना, मैंने 180 लिख दिया है। 150/4 होता है ना, तो ये बनेगा 4 3 12, और 3 गया तो 4 7 तो 37 पॉइंट समथिंग होगा। दैट वन विल बी बीटा ऑप्शन। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम 1990 टू 2000 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग, हमारे पास हाई स्कूल है, कोई इंक्रीज होते हैं इतने। स्कूल के अंदर 800 थे 1990 में, हाउ मैनी इट है इन 2000। तो चेक करो हमारे पास कितने स्टूडेंट बढ़ते हैं, 3.5% बढ़ते हैं। तो सिंपल इज दैट 3.5% को आपने पहले वो निकाल लेना है। तो 800 पहले थे, इसमें कितने बढ़े, 3.5%। तो 3.5% का मतलब 3.5/100 किसका बढ़े, 800 का। तो दो जीरो से कैंसिल हो गई, और इसकी जगह पे एक जीरो नीचे और लगा ली, तो 10 बन गया। तो 800 + 35 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 800, ऐसे ही है प्लस। तो ये हमारे पास दो 5 बार 10, दो 4 बार 8, तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 4 बार 20, जीरो, दो 12 और दो 14, तो 140/5 आ गया, ऐसे ही है। अब इसका एलसीएम लेके लिख लो, तो ये 5, तो 5 0 0 और ये 8, हमारे पास 5 8 40 आ गया, प्लस 140 आ गया। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट वन विल बी 4140/5 बनेगा। तो 5 8 सा, ऐसे ये 1 गया, तो ये हमारे पास 5 2 सा, ऐसे ही है। और हमारे पास 4 गया, 5 8 सा, तो 828, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके। तो यहां तक मेरे ख्याल में बस करते हैं, बाकी कुछ दो चार क्वेश्चन आपको भी असाइन कर देते हैं लास्ट वाले, ठीक है। अ नंबर इंक्रीज बाई 22 1/2% गिव्स 98, द नंबर इज। तो नंबर हमारे पास कितना होगा, नंबर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो सपोज कर लेते हैं नंबर हमारे पास कितना है, एक्स है, नंबर इंक्रीज बाई इतना, तो इंक्रीज का मतलब है ये वाला, उसमें ऐड किया आप लोगों ने, तो ये जब ऐड किया तो 7% भी है, तो किसके इक्वल आता है, 98 के इक्वल। तो एक्स प्लस, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 44 + 1 45। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 45/में हमारे पास 2 × 100 बन गया, ऐसे ही है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये 1/100 आना है ना, तो ये नीचे 200 बन गया, नीचे 200 बन गया, ऐसे ही है। गिव्स 98, तो यहाँ पे हमारे पास आप लोग एक्स की वैल्यू को आराम से साइड पे कर सकते हो, ये बन जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाई, ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस करेंगे 45, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 80 के करीब आएगी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये बस लॉजिक थी कि नंबर इंक्रीज होता है और वो वैल्यू 98, बस अब यहाँ से एक्स को साइड पे आपने करना है। Next one is, if 12% of x is equal to 6% of y, then 18% of x will be equal to how many? तो 12% of x 6% of y है, उसका हाफ है। तो 18% of x का आगे उसका हाफ ही बनेगा ना, तो वो हमारे पास कितना बनता है, 9%। 18 का हाफ 9% बनता है। सो वी आर डन विद बेसिक मैथ। बेसिक मैथ की काफी चीजें हमने डन कर ली हुई हैं। इसके अलावा एक बेसिक मैथ का आपका ये टेस्ट भी है, क्या इसको आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, ये आप लोगों का टेस्ट है बेसिक मैथ का, एयर के रिलेटेड, कॉमसेट्स नेट के रिलेटेड, ये भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों के पास ये सारा लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट 72 प्लस ये सारा हमारे पास लिखा हुआ है। तो अब ये स्क्वायर रूट 72 होता है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 6 × 2 लिख सकते हैं। और 50 को क्या लिखा जा सकता है, 50 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। और आगे हमारे पास क्या आ रहा है, -18 स्क्वायर रूट आ रहा है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 × 2 स्क्वायर रूट के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है हमारे पास। और इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास 6 × स्क्वायर रूट 2 + 5 × स्क्वायर रूट 2 और -3 × स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 8 × स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मतलब ऐसे टेस्ट है, इसका भी सोल्यूशन पड़ा हुआ है, वो आप लोगों को हुआ हुआ है, वो आपको साथ साथ उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि इंतहाई बेसिक और इजी से क्वेश्चंस हैं। ये बेसिक मैथ का आपका एक टेस्ट है, ऑलमोस्ट कितने एमसीक्यूज हैं जरा चेक कर लें, 50 तक होंगे शायद। हाँ जी 50 तक हैं, तो ये हमारे पास 50 तक क्वेश्चंस हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस का आप लोगों ने टेस्ट भी सॉल्व करना है। और आप लोग सेशन के बच्चे हो, आप लोगों को तो पता है कि इस क्वेश्चन, ये जो पूरा टेस्ट है, इस टेस्ट की एक लाइव क्लास भी होगी डिस्कशन की। ये जो टेस्ट है इसकी लाइव क्लास होगी डिस्कशन में, लेकिन वो डे टाइम में रख लेंगे। जो आपकी रेगुलर क्लासेस होती है ना, 7 to 10:45, उसके दरमियान में नहीं होगी, इसकी अलग से क्लास रख लेंगे। डू यू पीपल एग्री कि अभी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहां पे प्रॉब्लम बनी ना उसकी आप लोगों को, आपको एक क्लास रख लेंगे। अच्छा, अब मैं जी बिल्कुल परफेक्ट हो गया ना। अच्छा, बेसिक मैथ का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया हुआ है, और ये आपने टेस्ट पहले खुद सॉल्व करे ना। अब ऐसे तो नहीं ना मैं एक एक क्वेश्चन मैं ही करवाता जाऊं, ये टेस्ट खुद सॉल्व कीजिएगा। लेकिन मैं अब देखो रिकॉर्डिंग के अंदर आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस पूरे टेस्ट की डिस्कशन क्लास होगी सोल्यूशन की, और वो आने वाले दिनों में होगी, 3 मई से पहले पहले।
3 मई को आपका एयर का टेस्ट है ना, इससे पहले पहले आपकी क्लास हो जाएगी। क्या पता वो कल हो जाए या वो परसों हो जाए, ये आपसे प्रॉमिस है। अच्छा जी, अब हम मूव कर लेते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास स्टेटमेंट बेस। अब इसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसकी भी बहुत तगड़ी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। देखें, एक हमारे पास है स्टेटमेंट बेस, और एक हमारे पास होता है सिनेरियो बेस। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, पॉसिबिलिटीज, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइप वन। अब टाइप वन को समझते हैं। लीनियर हमारे पास सिटिंग और प्लेसिंग और अरेंजमेंट के रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। जी बिल्कुल, कंप्यूटर भी होगा, अभी आप देखते जाओ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एनालिटिकल के अंदर कि जॉन परचेज अ टॉय फॉर हिज यंग डॉटर, द टॉय इंक्लूडेड 9 कलरफुल पीसेज इन द शेप ऑफ नंबर 1 to 9। कि जॉन जो है ना, वो अपने बच्चे के लिए वो एक टॉय खरीदता है। उस टॉय के अंदर कलरफुल पीसेज हैं। वो क्या है, एक पीस पर्पल है, दो उसमें रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, और दो रेड पीसेज आर कंजेक्टिव नंबर के। जो दोनों रेड के पीसेज है वो कंजेक्टिव नंबर है। क्या पता, यानी एक थ्री है। जैसे मुझे बताओ, अगर रेड वाला एक थ्री है तो दूसरा क्या होगा, या वो टू होगा या वो फोर होगा, यानी वो कंजेक्टिव ही है। अगर एक रेड वाला टू नंबर है ना, तो दूसरा या टू होगा या एक फोर होगा। गॉट इट। नंबर फोर इज ग्रीन। टू ब्लू पीसेज आर नॉट कंजेक्टिव नंबर, बोथ 1 and 9 आर येलो, दोनों 1 और 9 येलो हैं। द पर्पल पीस इज नॉट नंबर इमीडिएटली लेस देन और इमीडिएटली ग्रेटर देन आइदर ग्रीन पीस। तो यहाँ पे चेक करो, इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसका एक टेबल सा बना लेंगे, आपको मजा आएगा। चेक करो, सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसका मैं टेबल बनाने लगा हूँ। तो क्या मैं टेबल कुछ इस तरह से बना सकता हूँ? बिल्कुल ध्यान इधर होना चाहिए। एनालिटिकल रीजनिंग लास्ट हमारा पोर्शन है, उसके बाद आप लोग लीव कर सकते हैं लेक्चर को, फिर मेरी तरफ से इजाजत होगी, लीव कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 9 इसके पीसेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक करो, ये मैंने नंबर कर दिया। अब मुझे बताओ, आपको किस किस नंबर का श्योर है? सारे बच्चे एक्टिव होके आएंगे ना, तो फिर मजा आएगा। मुझे बताओ, आपको किस किस नंबर का श्योर है? वो कह रहा है बोथ 1 and 9 आर येलो। तो 1 के नीचे भी मैंने क्या लिख लिया, येलो। ध्यान दो, 1 के नीचे भी मैंने येलो लिख लिया, इसके नीचे भी येलो लिख लिया। क्या ग्रीन 4 पे है, तो इसके नीचे मैंने जी लिख लिया। अब सोचो, खुद सोचो जरा। अब वो कह रहा है पर्पल पीस इज नॉट नंबर इमीडिएटली लेस और इमीडिएटली ग्रेटर देन आइदर ग्रीन पीस। कि इससे पहले आप लोग पर्पल नहीं रख सकते, ना इसके बाद पर्पल रख सकते हो। तो पर्पल कहीं पे आप दूर जाके रख सकते हो। और रेड पीसेस दोनों इकट्ठे हैं, तो क्यों ना रेड इधर भी रख लूं, इधर भी रेड रख लूं, और पर्पल को मैं इधर पी को इधर रख लूं। अब देखो, हमारे पास दो पीसेस किसके हैं, वन पीसेस पर्पल, पर्पल एक आ चुका, मैंने छठे पे रख दिया। ऑफ ईच ग्रीन भी दो हैं, तो क्या ग्रीन हम यहाँ पे एक रख सकते हैं, पांचवें पे भी बिल्कुल रख सकते हैं। येलो एंड ब्लू, अब दो ब्लू है हमारे पास, तो ब्लू को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती? तो याद रखें, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बिल्कुल बन सकती है। अच्छा, वो कह रहा है दो ब्लू कंजेक्टिव नहीं है, बल्कि यहाँ पे चेक करो, ये पढ़ो ना, टू ब्लू कलर्स आर नॉट कंजेक्टिव। तो मसला ही कोई नहीं है, हम इस ब्लू को यहां से उठा के यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो एक हम क्या कर लेंगे, हम एक ब्लू को यहां पे रख लेंगे। चेक करो, एक ब्लू यहां पे रख लिया, फिर मैं यहां पे पर्पल को रख लिया, फिर मैं यहां पे ग्रीन को रख लिया। क्या आप लोग एग्री कर सकते हो? यहां पे ब्लू दोनों, चेक करो, कंजेक्टिव नहीं है। दोनों ब्लू कंजेक्टिव नहीं है, आप चेक करो, दोनों ब्लू कंजेक्टिव नहीं है। उसके बाद जो पर्पल है वो ग्रीन के बाद या पहले नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल कंजेक्टिव नहीं हो सकते, ग्रीन और पर्पल, पर्पल इसलिए मैंने बाद में रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब चेक करो, वो कह रहा है इफ वन रेड पीस इज इन नंबर 3, देन व्हाट अदर नंबर इज रेड पीस। अब आपको पता है, अगर एक वो 3 पे है ना, तो या वो 2 पे होगा या वो 4 पे होगा। जबकि चार कलर किसके लिए है, चार तो ग्रीन के लिए है, तो इसलिए वो किस पे होगा, वो 2 पे ही होगा। एवरीबडी क्लियर? यस और नो लिख के बताएं, यस और नो लिख के बताएं। फुल क्लियर हुआ? वेरी वेल डन। उसके बाद उस्मा ने सबसे पहले बताया, वेरी वेल डन। उसके बाद इरसा, आतिका ने भी फिर। अब देखो, सारे जो बता रहे उसी का नाम ले रहा हूँ। अब जो आगे आ रहे, जो सबसे पहले आंसर बता रहे हो, और कोई आंसर ही नहीं बता रहा है, ठीक है। ये आरिफा ने बताया, इरसा ने बताया, उस्मा ने बताया और आतिका ने बताया। और कोई आंसर बता रहा है तो उसका भी मैं बताता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द नंबर 5 इज ग्रीन, इफ नंबर 5 इज ग्रीन और ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। तो अगर हमारे पास 5 ग्रीन आ रहा है तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, सिर्फ एक चीज ठीक नहीं हो सकता। क्या 6 पे पर्पल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पर्पल कभी भी ग्रीन के आसपास नहीं आएगा। सो दैट इज वाई बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या आप लोग एग्री करते हैं? ओके जी, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, इफ द नंबर 6 इज ग्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अगर 6 पे ग्रीन आ रहा है तो कौन सी बात हमारे पास ठीक होगी? अगर 6 पे ग्रीन आ रहा है, जरा चेक करते हैं, टेबल बनाना पड़ेगा। आप दोबारा से आ जाओ, जरा दोबारा से आ जाओ, जरा मेहनत तलब काम है, दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं। जरा देखो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ना है। इधर देखो, ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जल्दी से जरा चेक करें। ओके जी, यहाँ पे ग्रीन 4 पे है, अब वो कह रहे हैं 6 पे भी ग्रीन आ रहा है। तो क्या पर्पल यहाँ पे आसपास, पर्पल फिर इधर आना पड़ेगा, फिर येलो इधर आएगा, और एक येलो इधर है, रेड रेड इधर आ गए, और ब्लू ब्लू इधर आ गए। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे 2 इज ब्लू, नो। 3 इज पर्पल, नो। 5 इज रेड, क्या 5 रेड है? नो। 7 इज ब्लू, यस। 5 इज पर्पल, नो 5 पर्पल नहीं है, 7 इज ब्लू। सो ई ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। मजा आया या नहीं आया? कैसे चीजें सामने निकल के आ गई हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का क्या डेल्टा नहीं बन सकता है? डेल्टा नंबर 8 इज रेड, नो। 8 पे रेड की अरेंजमेंट बन ही नहीं सकती है, फिर पर्पल और ग्रीन ने इकट्ठे आ जाना, जबकि उनकी आपस में नहीं बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वुड इनेबल यू टू डिटरमाइन द कलर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा यहाँ पे इनेबल करेगा टू डिटरमाइन द एवरी नंबर? तो याद रखो, अगर हमारे पास ना सेकंड पे ब्लू, एक मैं आपको वैसे एक चीज बताता हूँ। यानी वो कह रहा है एक नंबर अगर आपको पता हो तो आप हर एक का नंबर बता सकते हो, जबकि मेरे ख्याल से वो ग्रीन है। वो ग्रीन है। अगर ग्रीन का हमें पता चल जाए ना, तो हम हर एक का बता सकते हैं। जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेक करो। येलो तो फिक्स है, येलो तो फिक्स है। उसके बाद ग्रीन भी यहाँ पे फिक्स है। अब दूसरा ग्रीन अगर आपको पता चल जाए ना, ये याद रखो, तो आप बता सकते हो कैसे। जैसे अगर मैं 7वें पे ग्रीन रख लूँ, यानी अगर मैं ग्रीन की बात मान लूँ कि ग्रीन का मैं 7 पे हूँ, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे पर्पल या यहाँ पे पर्पल या यहाँ पे पर्पल हो सकते हैं क्या? थर्ड, फिफ्थ, सिक्स और एट पोजीशन पे पर्पल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है पर्पल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे फिर किसको होना पड़ेगा? चेक करो, 7 पे अगर ग्रीन है, तो यहाँ पे रेड रेड यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम किसको रख लेंगे? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ब्लू को रख लेते हैं, और एक ब्लू को हम यहाँ पे रख लेते हैं। बल्कि ब्लू को यहाँ पे भी नहीं रख सकेंगे, तो फिर हम किस पे रख सकेंगे? जैसे यहाँ पे दोनों में रेड रेड रख लूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं पर्पल रख लूँ, और यहाँ पे मैं ब्लू ब्लू रख लूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब चेक करो, आप लोग अगर ग्रीन 7 पुट कर दो तो आप सबकी बातें सही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या ब्लू 3 पे ही आना फिक्स है? नहीं भाई, ब्लू की तो पोजीशन आप सेकंड पे भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बल्कि। तो ब्लू आप किस पे कर सकते हो? 8 पे भी तो कर सकते हो। तो ब्लू जरूरी तो नहीं है इधर 3 पे आएगा, नहीं। ब्लू 2 पे भी आ सकता है, ब्लू 8 पे भी आया हुआ है, 7 पे नहीं आ सकता है। 5 पे रेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन 6 पे भी तो है। तो 7 ग्रीन की पोजीशन हमें क्या बताती है? हर एक कलर के बारे में बताती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, एक और असाइनमेंट मैं आप लोगों को एनालिटिकल की करवाता हूँ, काफी ज्यादा है, जो आप लोगों को सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखते जाना है। In a game, exactly 6 inverted cups stand side by side in the straight line. Each has a ball hidden. यानी 6 कप हैं आपके पास टोटल। इन 6 कप्स के अंदर क्या है? इन 6 कप्स के अंदर एक बॉल नीचे छुपी पड़ी है। इनके अंदर एक बॉल छुपी पड़ी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द कप्स आर नंबर कंसेक्टिव 1 to 6, ईच ऑफ बॉल इज पेंटेड अ सॉलिड कलर। द कलर ऑफ द बॉल है ग्रीन, मैजेंटा है, ऑरेंज है, पर्पल है, रेड है और येलो है। द बॉल्स हैव बीन हिडन अंडर द कप इन द मैनर दैट कंफर्म्स दैट द फॉलोइंग कंडीशंस। पर्पल बॉल मस्ट बी हिडन अंडर द लोअर नंबर कप देन द ऑरेंज बॉल। यानी जो पर्पल बॉल होगी ना, वो ऑरेंज बॉल से कम नंबर में छुपी होनी चाहिए। द रेड बॉल मस्ट बी हिडन अंडर द कप इमीडिएटली एडजेसेंट टू द कप अंडर विच मैजेंटा बॉल। यानी रेड और मैजेंटा इकट्ठी आनी चाहिए। ग्रीन मस्ट बी हिडन अंडर द कप 5। अब यहाँ पे उसने कुछ हमें चीजें बता दी हैं, जिससे हम कुछ एक टेबल सा बना सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कलर ऑफ बॉल अंडर द कप इन द फॉर्म। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट देखेंगे, नंबर 1 ग्रीन है। फिर ग्रीन उसने बोला हुआ है, ग्रीन तो किसके नीचे आना चाहिए? 5 के नीचे। ग्रीन तो 5 के नीचे आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ग्रीन 2 के नीचे आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। मेरी बात समझ आई है? ये भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन पे आओ, मैजेंटा रेड इकट्ठे हैं, ग्रीन 5 पे है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रेड और मैजेंटा ग्रीन भी आ रहा है, लेकिन आगे एक और भी तो कंडीशन है ना हमारे पास। क्या बोला? पर्पल मस्ट बी हिडन अंडर लोअर नंबर देन द ऑरेंज। पर्पल कम नंबर पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे चेक करो, पर्पल हायर नंबर पे है, ऑरेंज कम नंबर पे है, तो गलत हो गया। यहाँ पे पर्पल लोअर पे आ रहा है, लेकिन रेड और मैजेंटा इकट्ठे नहीं आ रहे, तो ये ई ऑप्शन भी गलत हो गया। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये तमाम चीजें बताई हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इफ द मैजेंटा बॉल इज अंडर 5 4, तो जो रेड बॉल है वो किसके अंडर होगा? 3 के अंडर। आप बोलोगे 5 के अंडर भी तो हो सकता है, क्योंकि मैजेंटा रेड ने इकट्ठे आना है, लेकिन 5 नंबर किसके लिए है? वो ग्रीन के लिए है। 5 नंबर ग्रीन के लिए, इसलिए 4 पे अगर मैजेंटा है तो रेड 3 पे ही होगा। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर?
ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के अ बॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कुड बी कप सिक्स, के कप सिक्स के अंदर कौन सी बॉल हो सकती है। जरा सोचते हैं, यहाँ पे सोचते हैं। तो टोटल हमारे पास कप्स कितने हैं, C1, C2, C3, C4, C5 और C6 है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे चेक करो हम इसके नीचे कौन कौन से रख सकते हैं बॉल्स को। तो जरा सोचो, वो कह रहा है सिक्स के नीचे क्या होगा, फाइव के नीचे ग्रीन है, ग्रीन बॉल है। रेड और मैजेंटा हम यहाँ पे रख लेते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद क्या हम पर्पल को इधर रख सकते हैं, नहीं पर्पल कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि पर्पल लोअर नंबर पे होना चाहिए, किसकी निस्बत, ऑरेंज की निस्बत। ऐसे ही है। क्या ऑरेंज को यहाँ पे रख सकते हैं, ऑरेंज भी नहीं हो सकता। क्या मैजेंटा हो सकता है, मैजेंटा भी नहीं हो सकता, रेड भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फाइव पे ग्रीन की पोजीशन फिक्स है। जब रेड और मैजेंटा को रखेंगे वो तो बन ही नहीं सकते हैं, जबकि ग्रीन की भी फाइव फिक्स है, तो येलो आ सकता है। दोबारा सुने, दोबारा ये क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कब सिक्स के नीचे कौन आएगा। मेरा ये आपसे पूछना है कि अगर सिक्स के नीचे आप पूछ रहे हो तो फाइव के नीचे तो ग्रीन आ रहा है ना, तो मतलब ना तो यहाँ पे रेड रख सकते हैं ना ही मजेंटा रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेड मजेंटा ने इकट्ठे आना है जबकि ग्रीन यहाँ पे ऑलरेडी आया है, तो ये नहीं आ सकते हैं। क्या यहाँ पे पर्पल आ सकता है, वो भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि पर्पल लोअर नंबर पे होना चाहिए। जब पर्पल हायर नंबर पे है तो ऑरेंज फिर डेफिनेटली लोअर पे बनेगा, मैक्सिमम नंबर ही 6 तक है। तो इसलिए हमारे पास ग्रीन वैसे नहीं आ सकता, वो फिफ्थ पे है, तो सिर्फ येलो ही बचेगा। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के क्वेश्चन 4, इफ द पर्पल बॉल इज अंडर 4, तो ऑरेंज किस पे होगा, तो ऑरेंज हायर नंबर पे होगा। क्या 5 पे हो सकता है, नहीं 5 पे तो ग्रीन होगा। क्या पर्पल से लोअर पे ऑरेंज होगा, नो। 2 पे होगा, नो। 3 पे होगा, नहीं। ये ऑरेंज हायर पे होना चाहिए और पर्पल लोअर नंबर पे होना चाहिए। सो ऑरेंज किस पे होगा, 6 पे होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो इनमें से बताओ कौन सी बात हमारे पास बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो देखा, ग्रीन इज अंडर लोअर कप देन द येलो बॉल, जरूरी तो नहीं है ग्रीन लोअर पे हो, येलो तो पहले पे भी आ सकता है, ये बात गलत है। मतलब ठीक है लेकिन पूरी ठीक नहीं है। ऑरेंज बॉल इज अंडर लोअर कप देन द ग्रीन बॉल, नो, हायर पे भी हो सकता है, ऑरेंज लास्ट पे भी हो सकता है। पर्पल बॉल इज अंडर अ लोअर कप देन द ग्रीन बॉल, ये बात पक्की है क्योंकि ग्रीन कहाँ पे आ रहा है, ग्रीन 5 पे आ रहा है और पर्पल हमेशा 5 से भी नीचे ही आएगा। तो इसलिए ये सी ऑप्शन बेस्ट है कि पर्पल हमेशा ग्रीन से भी कम होगा, और किससे कम होगा, और ऑरेंज से भी कम होगा। जबकि रेड बॉल इज अंडर लोअर नंबर देन द येलो, नहीं जरूरी तो नहीं है, रेड और मजेंटा हायर पे भी तो हो सकते हैं। ये बात ठीक है 50-50, लेकिन 100% बात कौन सी ठीक है, ये सी ऑप्शन वाली, कि पर्पल बॉल हमेशा क्या होगा, अंडर लोअर देन द ग्रीन बॉल। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, इफ द ऑरेंज बॉल इज अंडर कप 2, तो हमारे पास कलर कोड भी अंडर द इमीडिएटली जैसे टू ईच अदर। तो यहाँ पे चेक करो, ऑरेंज बॉल 2 पे आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या बनेगा, इसको जरा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 2 के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज ऑरेंज बॉल। अब ऑरेंज से लोअर पे पर्पल आएगा, ऐसे ये 5 पे ग्रीन आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचते हैं, येलो और रेड बचते हैं, और रेड और मजेंटा ने तो इकट्ठे आना है, येलो लास्ट पे आ गया। तो ग्रीन और मजेंटा क्या इकट्ठे बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या ग्रीन पर्पल इकट्ठे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ऑरेंज येलो इकट्ठे आ रहे हैं, नहीं। पर्पल रेड इकट्ठे आ रहे हैं, नहीं। रेड और येलो इकट्ठे आ रहे हैं, नहीं। तो सिर्फ हमारे पास कौन से एडजेसेंट है, ईच अदर एडजेसेंट, एक दूसरे के करीब है, दैट वन इज ग्रीन एंड मजेंटा। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये आप लोगों को मैंने एनालिटिकल रीजनिंग का भी पोर्शन ये अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं। 7, इफ द मैजेंटा बॉल इज अंडर का 1, मैजेंटा जो है वो 1 के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब 2 के नीचे क्या आएगा, रेड, क्योंकि रेड मैजेंटा ने इकट्ठे आना है। अगर 3 4 5 6 है, 5 के नीचे कौन आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो आपको पता ही है ऑरेंज हायर पे होगा और पर्पल यहाँ पे रख लेते हैं। और एक हमारे पास कौन बचता है, दैट वन इज येलो, तो येलो को यहाँ पे रख लेते हैं। तो एडजेसेंट हमारे पास कौन से, ग्रीन येलो हमारे पास बन रहे हैं, बिल्कुल। क्या ग्रीन और येलो हमारे पास बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज बन रहे हैं, बिल्कुल। ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो नहीं है क्योंकि पर्पल की पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हो, पर्पल की पोजीशन तो चेंज भी कर सकते हो ना, येलो इधर कर दो पर्पल इधर कर दो, तो ये जरूरी तो नहीं है। पर्पल और रेड इकट्ठे हैं, नहीं ये भी जरूरी नहीं है, पर्पल रेड की भी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इधर पर्पल कर दो इधर आप रेड कर दो, साथ में मैजेंटा कर दो, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है, पर्पल येलो भी जरूरी नहीं है, रेड येलो भी जरूरी नहीं है। तो ये ग्रीन और ऑरेंज ही हमेशा साथ आएंगे अगर मैजेंटा कप 1 पे आ जाए। उसके बाद हमारे पास तीसरा पैराग्राफ है, ये बाकी आप लोगों की असाइनमेंट होगी, आप लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग के खुद कर लेने हैं। उसके बाद अच्छा जी, अब यहाँ तक आप लोगों की तमाम चीज़ें कवर हैं। अब तक मैं आप लोगों को क्या कुछ करवा चुका हूँ, अब तक आप लोगों को मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग कंप्लीट करवा चुका हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20% कंप्लीट है। एनालिटिकल रीजनिंग 20% आपका पोर्शन कंप्लीट करवा चुका हूँ। इंग्लिश का आप लोगों का आएगा 20% का, वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसके बाद फिजिक्स का आप लोगों का 20% आएगा,
वो आप लोग, सॉरी, 10% तक आएगा, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। ये 60% आप लोगों का आ गया। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, 60%। उसके बाद आप लोगों के 20 एमसीक्यूज ही यहाँ पे ये कुछ बनेंगे। तो वो आप लोगों के फिजिक्स का पोर्शन में आप लोगों को यहाँ पे ये बता देता हूँ, 10%। जैसे है ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आप लोगों के आएंगे, ये आप लोगों का 30% आएगा, इंजीनियरिंग वालों का। मेडिकल वालों का ये 20% होगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एयर यूनिवर्सिटी के अंदर ना, एयर यूनिवर्सिटी में जो प्री इंजीनियरिंग वाले और जो आईसीएस वाले हैं, उनका बेसिक मैथ कितने परसेंट आएगा? 30% आएगा। और मेडिकल वालों का बेसिक मैथ 20% आएगा, तो उनका बायो का पोर्शन 20% होगा। जबकि ये वाला, फिर इसको मैं 30% लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 50-70% और 10% इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया। 30-30-60-80%, तो ये 80% का पोर्शन कंप्लीट है। अब दोबारा देख लो, जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, प्री मेडिकल वाले हैं, कंप्यूटर, सबका क्वांटिटेटिव आएगा। लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले हैं ना, उनका क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं। जबकि जो मेडिकल वाले हैं उनके 20 होंगे। तो फिर उनके बाकी 10 किधर से कमी पूरी होगी? उनके बायो के ज्यादा होंगे। वैसे तो मैथ के आप लोगों के 10 होंगे ना, तो उनके बायो वालों के 20 होंगे, बायो के, ठीक है, क्योंकि उनके क्वांटिटेटिव के 20 होंगे, तो ओवरऑल 40 बने। इस तरह इंजीनियरिंग और आईसीएस वालों के 30 और ये 10 to 40। तो ये आपको सिलेबस डिवीजन कुछ समझ आई है? हाँ जी, इस तरह ये मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया। अच्छा, अगर स्टिल कंफ्यूज है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे तो आप लोग एग्री करते हैं ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश का पोर्शन भी, सब्जेक्ट पोर्शन भी, ठीक है। ये मैं आपको क्वांटिटेटिव करवा चुका हूँ, एनालिटिकल करवा चुका हूँ, इंग्लिश करवा चुका हूँ। वेरी गुड, वीडियो देखी थी ना। अब सब्जेक्ट पोर्शन आप लोगों के अलग अलग हैं। तो फिजिक्स में करवा चुका हूं। अब आप लोग आ जाएं यहाँ पे, ये आप लोगों को अब पीडीएफ भेजी जाएगी, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की लिखी होंगी, चेक करो। अब ये आप लोगों के सबसे पहले, अब ये आप लोगों को ना पूरी की पूरी पीडीएफ आएगी, इसके ऊपर आंसर भी लगे होंगे। तो ये पहले केमिस्ट्री के आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, बहुत बेसिक है, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम +3 होती है, इस तरह करके क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आएंगे। तो अभी मैं करवाऊंगा तो 1 घंटा इनके ऊपर और आप लोगों ने कर लेना। तो ये केमिस्ट्री के बहुत बेसिक बेसिक हैं। ये देखो, मेन ये था जैसे फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, ये हमारे पास CHO होता है, तो इस तरह के ये हमारे पास सिंपल इज दैट है। तो ये आप लोगों ने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, इनको आंसर के साथ ड्राइव के ऊपर आपको ये अपलोड होंगे, जो आप सारे सेशन वाले स्टूडेंट हैं, आंसर्स के साथ। उसके बाद बायो के ही आप लोग चेक कर सकते हो, ये बायो के आप लोगों ने करने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बच्चे पूछ रहे थे, तो ये चेक कर लो। लास्ट पे आप लोगों के ये कंप्यूटर साइंस के भी हैं इसी पीडीएफ में। तो ये आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के भी हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का जो एयर यूनिवर्सिटी है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से करना। अब एक आप लोग बस प्रॉमिस मुझसे करें कि आप लोग ना, और मैथ के भी आप लोगों को ड्राइव पे आ जाएंगे साथ, मैथ के भी, ठीक है, लास्ट पे। अब प्रॉमिस करें कि ये जो सब्जेक्ट पोर्शन के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, जो ये बायो के हैं, जो आप लोगों को मैथ के भी है पीडीएफ पे, और जो कंप्यूटर साइंस के, आप लोग ये सारे डन करेंगे। ये प्रॉमिस करें कि आप लोग लाजमी तौर पे इनका सोल्यूशन और आंसर्स देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन नीचे आंसर। जैसे कंप्यूटर साइंस वाले मुझे बताएं, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर? बताएं इसका क्या होगा अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला है तो। किसको हम यूज करते हैं? रूटर को यूज करते हैं, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये चेक करो, मतलब इस तरह के हमारे पास सिंपल सिंपल चीजें आप लोगों की ये पूछी जाएंगी। तो लाजमी तौर पे इन चीजों को आप लोगों ने कर लेना। तो यहाँ पे एयर यूनिवर्सिटी की हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन डन होती है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूरा किया, एनालिटिकल रीजनिंग किया, इंग्लिश का पोर्शन किया, और साथ में आप लोगों को ये सब्जेक्ट पोर्शन करवा दिया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से कवर हुई होंगी। लाजमी तौर पर आप लोगों ने ना पेपर दे के आए तो अपने मार्क्स और रिव्यूज इस नंबर पे आके शेयर करने हैं, अपने रिव्यूज वगैरह को, ठीक है। फिर आप लोगों को तमाम वो चीज़ें भी गाइड करेंगे। और जो आप सेशन वाले स्टूडेंट है ना, आपको ड्राइव पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ड्राइव पे ये सारी पीडीएफ का सोल्यूशन पड़ा होगा, क्वांटिटेटिव भी, एनालिटिकल भी, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड ड्राइव पे। और ये जो ड्राइव है, आज रात 12 बजे से पहले पहले ये अपलोड हो जाएगी। तो 12 बजे से पहले पहले ये जो है ना हमारे पास और इसकी रिकॉर्डिंग जो है ये आपको शायद कल तक मिलेगी। ये जो आज वीडियो लेक्चर है ना, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी। लेकिन जो ये आप लोगों के पास से पीडीएफ के हैं, ये आपको ड्राइव पे आज रात 12 से पहले ही मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर यू विल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। तो यहाँ पे अब मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।